Welcome. Stage is yours, sir. Yes. Thank you. Good morning, sir. Thank you, Sanket sir, for such warm welcome. Thank you, Archit sir, and thank you, Dr. Vinay madam, for such wonderful and beautiful. जैसे बोलते ना कि ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट एडवांस मशीन ऑन दिस प्लेनेट, एंड सबसे बढ़िया मेकअप रहता है कि उसका स्वेटिंग। तो वही आज निकाला है आपने, तो बहुत जबरदस्त आज का वर्कआउट हुआ है। तो उसके बाद आज ऋतुचर्या लेने का उद्देश्य मेरा ऐसा था कि अभी तो आ रहा है अपना मकर संक्रांत, और मकर संक्रांत से अपना उत्तरायण शुरू होने वाला है या दक्षिणायन। तो हम वो देखने वाले कि क्या आयन होता है और ऋतुचर्या क्या होता है। हर बार हमने दिनचर्या भी देख ली थी बाकी सब ने, लेकिन ऋतुचर्या ज्यादा जानने की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ऋतु यानी सीजन्स और चर्या यानी टाइम, जो डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं, क्या आचरण करना है, इस तरह से। क्योंकि कैसा रहता है कि जब हम ऊपर अगर देखेंगे तो जब बाहर धूप काला रहता है तो हम क्या करते हैं कि एक टोपी बड़ी सी पहनती है, गॉगल पहनते हैं, और बंडी वगैरह बाकी जो बोलते हैं ना एकदम सीधा साधा ऐसे पहनते हैं। और जब विंटर सीजन बाहर रहता है, ठंडी का, समझो आज ठंडी का सीजन है, तो उसमें अगर देखते हैं हम, तो ठंडी के सीजन में अगर हम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, माको टोपी पहनते हैं, हाथ मोजे पहनते हैं अलग अलग तरीके से। और रेनी सीजन में रेनकोट पहनते हैं, छाता लेके बाहर जाते हैं इस तरह से, और कानों को बांधते हैं। ये जैसे बाहर बदलाव किए जाते हैं ना, वैसे ही अंदर बदलाव होना इंपॉर्टेंट रहता है। और हर एक ऋतु में कौन से न कौन से दो दोष रहते हैं हमारे शरीर में, वात पित्त कफ। और उसमें से भी अगर जाएंगे तो कफ बोले तो उसमें पृथ्वी और आप आता है, पित्त बोले तो उसमें तेज आता है, और वायु बोले तो उसमें आकाश और वायु, ये पंचमहाभूत उसमें आ जाते हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा कम ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए वहां पे कौन से तो दोष का संचयन होता है, किसी का प्रकोप होता है, किसका कम होता है। तो हिसाब से अगर हम रहते हैं तो हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। जिसको ऋतुचर्या समझ में आई और दिनचर्या समझ में आई, वो जिंदगी में फिट और फाइन बने रहता है। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग के साथ शुरू करूंगा आज का टॉपिक। तो चलिए, मैं सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर आनंद मोरे, मैं उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट परंडा तालुके से बिलोंग करता हूँ, ये महाराष्ट्र में आता है। यस, तो हमारा यहाँ पे मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, और अपने इस फोरम के ऊपर, हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर, मैं हर बार बोलता हूँ कि यहाँ पे व्हाई, हाउ एंड वेयर, ये तीनों चीजें एक साथ हुई जाती है। कि व्हाई तो हम खुद के जो हमारा आरोग्य रहता है, हेल्थ के बारे में जब हम अवेयरनेस जागरूक करते हैं, तो सभी को पता रहता है कि हमें हमारा खुद का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का हमें हेल्थ मेंटेन करना है, क्योंकि उसी के ऊपर ही हम सब लोगों की तरक्की या जीवन सफलता अवलंबन रहती है। और हाउ, ये कैसा करने का है, तो हमें पता रहता है कि किस तरह से हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वर्कआउट वगैरह बाकी ये सभी चीजें हम पता चलता है कि फिटनेस मेंटेन रखने में कितना इंपॉर्टेंट और क्या करना पड़ेगा। लेकिन वेयर, ये कहाँ पे, तो वेयर इज ऑन आवर हेल्थ बास्केट फोरम। उसके ऊपर आपको सदाचार से लेके सब अपना सब कुछ यहाँ पे, एजुकेशन से लेके प्रैक्टिकल थियोरेटिकल सभी मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें एक आंखों को एक अच्छा स्कैनर बैठ जाता है। और जो जैसे बोलते हैं ना कि योर आइज सी व्हाट इज योर माइंड नो, योर माइंड डजंट नो, योर आइज कांट सी इट। जिसको एक बार आप सुनते हो तो ही आपकी आंखें उसको देख पाती है, नहीं तो उसको आपके सामने रहते हुए भी हम उस चीज को देख नहीं पाती। इसलिए सभी चीजों का एजुकेशन यहाँ पे मिलता है, इसलिए आपको वो दिव्य दृष्टि प्रदान हो जाती है, जिसकी वजह से आप फिट एंड फाइन रहते हैं और एक आइडियल पर्सन बन के एक समाज में हम और अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। तो चलिए, सभी जन यहाँ पे आए हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर। और इसलिए मैं बोलूंगा कि अपना हेल्थ बास्केट, भिन्नासुद्या भाषा भिन्नासुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश, इसके साथ ही हम मिशन से जुड़ चुके हैं टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ। तो इस तरह से मैं सबका मालिक एक, जैसे बोलते हैं ना एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, तो वैसे ही सबका मालिक एक को मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी यहाँ पे हेल्थ गोल या कुछ गोल लेके आए हो, तो वो गोल आपका जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। यस, तो ये हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 40 बेड का। यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल भी था, और मैं यहाँ पे उप जिला रुग्णालय परंडा है, यहाँ पे आयुष वैद्यकीय अधिकारी इस पद के ऊपर 14 साल से मैं काम करता हूँ।
ये हमारा मोरेस्टे फिट न्यूट्रिशन सेंटर, जहाँ पे हम वेलनेस के ऊपर काम करते हैं। वी रिस्पेक्ट और मेंटोर्स भाग्यश्री हर्षित मैडम, जिन्होंने हमारा जो मिशन इस हेल्थ बास्केट फोरम से हम जुड़ के लोगों की सेवा में लगे हैं। ये हमारा विहोर जैसे चंगू मंगू जैसे बोलते हैं ना कि चिंगम से जो खाके टेढ़ा मेढ़ा अष्टवक्र कहाँ कहाँ पे हुआ है, मेरे ख्याल से एक ज्यादा ही वक्रता है किधर। और जितना बड़ा पेट उतना बड़ा मुझे शेट लगता था, लेकिन जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट बन चुका था। हालांकि उस टाइम में 2-2 3-3 घंटे जिम में जाके एक्सरसाइज भी मैं करता था, लेकिन मेरा वजन कुछ कम नहीं होता था। वहां पे हार्ड वर्क था मेरा। लेकिन यहाँ आने के बाद अच्छा सा प्यारा सा न्यूट्रिशन चाय नाश्ता, उससे मेरा मसल और जो बोन डेंसिटी बढ़ गई, उससे ही मेरा बीएमआर बढ़ा, और खुद ही स्मार्ट वर्क होते होते अपना ही मेटाबॉलिज्म से फैट लॉस हो गया। इसलिए 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन काम करता है। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला बहुत सारा, मुझे इंजेक्शन दवा गोली व्यायाम एक्सरसाइज स्विमिंग बाकी सब कुछ पता था, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में उतना ज्यादा मालूमात नहीं थी और सच में वर्क करता है क्या। तो इस तरह से देखिए किस तरह से हमने हमारी वेस्ट लाइन भी घटा के इस तरह से हम फिट एंड फाइन जिंदगी जी रही। ये हमारे सीनियर मेंटोर्स, ये हमारे स्पॉन्सर्स, और इस तरह से चंगू मंगू की जोड़ी से एक आइडियल पर्सनैलिटी जैसे हुई है और लोगों की सेवा में लग चुके हैं। तो देखिए कि ये बच्चों में भी हमारे, हालांकि हम एक ही खाली थाली में खाना खाते थे तो हमारा बड़ा बच्चा छोटा छोटा बड़ा दिखता था, लेकिन उनमें भी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया है। खाली उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो उन्होंने एजुकेशन में भी उतना ही जबरदस्त ग्रोथ वो कर रहे हैं। आप सभी के आशीर्वाद ऐसे रहेंगे तो जरूर वो अपने लिए और खुद के समाज के लिए भी बहुत अच्छा कुछ आगे चल के कार्य करेंगे इस तरह से। यस, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन परिवार का हो चुका है। शायद देखिए कि यहाँ पे अगर हम मैं इस फैमिली से जुड़ता नहीं था, तो आप ही सोच सकते हो कि मेरा अवस्था अभी तक कैसी होती थी। ये 1.5 बरस में 2 बरस में तो और मेरा एक 3-4 किलो वजन बढ़ जाता था। मुझे शुगर बीपी थोड़ा बहुत बाकी और भी कुछ कॉम्प्लीमेंट में मिल जाते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक मेरा रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसलिए मैं फिटनेस और फाइन जिंदगी जी रहा हूँ। और हम पूरा परिवार, माता पिता और सास ससुर से भी ये हम यहाँ पे फिटनेस मेंटेन कर रही है। मेरी सासू माँ है, और देखिए इस तरह से उन्होंने स्किन में भी बहुत अच्छी तरह से बदलाव यहाँ पे लाया है। तो ये मैं बार बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हो चुका है ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्यों दिखाना नहीं। क्योंकि आपका यहाँ से थोड़े से दीक्षा आशीर्वाद मिलेंगे तो और अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हो जाएगा। इसलिए यस, ये चिंगम से लेके सिंगम तक ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी के दुआओं से आशीर्वाद से सहकार्य से मिला है। क्योंकि आप सभी को देख के मॉर्निंग कॉल के ऊपर मोटिवेशन आता है, तो उससे मेरा एक्सरसाइज और बढ़ता है और कैलोरी मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो जाता है। ये कुछ किताबें हमने पहले लिखी थी, माननीय पंतप्रधान जी का भी बताया था, बहुत सारे विद्वानों ने भी दिया था। उससे हम प्रेरणा लेके आगे की किताब लिखे हैं। और उनका संविधान, ये किताब अभी वनराय में मिलता है, और यहाँ पे सीनियर मेंटर्स को पूछे तो वहां सभी को ये मिल जाएगा। ये दिल्ली के नैक के अध्यक्ष, ये अपने आयुष इंडिया के डायरेक्टर जो है वो मेन, उनसे ये प्रकाशित हुआ है। इस वीक के बारे में मुझे गोल्ड मेडल भी मिल चुका था। फिटनेस में हमने इतना जबरदस्त महारत हासिल की थी कि मैं जात्रिट फास्टेस्ट चैलेंज जो मिलिंद सोमन जी ने कंडक्ट किया था, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया में 3 डॉक्टर वहां पे सिलेक्ट किए हुए थे। मुझे लगा कि मेरा नंबर आया तो ठीक है, मैं गया वहां पे देखा तो मेरा फर्स्ट ही नंबर था, कि जिसमें क्विज कंपटीशन बाकी भी था सभी कुछ। तो उसमें जबरदस्त मुझे एक अच्छा वहां पे रिस्पांस मिला, रिवॉर्ड हुआ मेरा अच्छी तरीके से, रिकॉग्नाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हमारा इस फोरम पे आने के बाद एक एजुकेशन भी मिलता है, बॉडी का ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, माइंड और सोल का भी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो हम अपना जो सुरवंटाचे फुलपाखरू जैसा रूपांतर होता है ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे हम आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले जाते हैं। तो बहुत सारे समाज में हम एक आइडियलिटीज की तरह रहते हैं, तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स भी हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हमारे मैडम को भी रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स मिले थे। तो ये सब टिपिकल अपने इंडिविजुअल रिजल्ट्स हैं कि आप कितना मेहनत और कितना लगन और कितना 100% समर्पण से करते इस तरह से। और मैं इस फैमिली से तो जुड़ चुका हूँ, क्योंकि मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो जो आपणाशी ठावं वो इतरांशी सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जन, इस तरह से। और जुड़ने का कारण भी ये है कि खाली हेल्थ यानी इंजेक्शन गोली दवा सलाइन इतना ही नहीं रहता है। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कि जिसपे ऊपर अगर हमें देखना है, और डॉक्टर बोलने के बाद तो ग्रीक वर्ड में उसे डेकोर बोलते हैं, यानी मार्गदर्शन करता उसका आता है। तो इसलिए बीमार नहीं पड़ना, उसके वजह से पहले मार्गदर्शन करके स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, यानी लोगों को स्वस्थ कैसे रखा जाए इसके ऊपर जो सोचता है, और बाद में कहीं पे तो बीमार पड़ने के बाद उसको उपचार देके, या उसको खाली डाइट और प्लान एक्सरसाइज से उसको कैसे रिपीट फिर नॉर्मल स्टेज में लाना है, यही सच में किसी भी वैद्य डॉक्टर हकीम का काम रहता है।
और ये ट्रेंड अभी आने वाला है आफ्टर कोविड, क्योंकि सब जन जागृति हो चुकी है कि हमें बीमार पड़ना नहीं है। बीमार पड़ने के बाद तो बहुत शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हमें नुकसान तो होता है, लेकिन जान भी वापस आती है कि नहीं हम देख नहीं सकते। इसलिए फ्यूचर के डॉक्टर आप लोगों को खाली डाइट और कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कि जिसकी वजह से आप प्रिवेंशन कर सकेंगे और स्वस्थ रहेंगे, तो वही आपके फैमिली डॉक्टर रहेंगे। तो और बाद में देखेंगे तो डॉक्टर की कमी इंडिया में भी बहुत सारी है, और उससे भी कमी और वेलनेस इसमें है। तो वेलनेस जो क्या करते हैं, इट्स जॉब ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक मिशन पे जुड़ चुके हैं टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। जैसे बोलते हैं ना, दे आर द वेलनेस कोच, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक डॉक्टर्स। जैसे इस संसार में या समाज में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे चीजों के, मनी प्रॉब्लम से लेके हेल्थ प्रॉब्लम की, और जो भी कुछ, तो उसका सोल्यूशन पहले हमें ये हम देते हैं। और मैं इनको संत क्यों बोलता हूँ, तो जगाच्या कल्याण संतांच्या विभूती देह कष्ट विधी परोपकार, यानी जो स्व आचरण से समाज विकृति का निवारण करता है वो संत रहता है। तो वो खुद में ट्रांसफॉर्मेशन ला के लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जो कोशिश करता है। और जैसे बेसिक इंस्टिंक्ट यानी मूलभूत जो गर्जा रहते हैं, अन्न वस्त्र निवारा और शिक्षण और आरोग्य। शिक्षण तक तो ठीक है, सभी चीजें अभी तो मिल चुके हैं, लेकिन आरोग्य के बारे में इतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप नहीं है, और इतना बजट उसके ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं होता। इसलिए हमारे पंतप्रधान जी भी बोलते हैं कि आपको स्वस्थ इंडिया बनाना है तो वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि समाज की, देश की हानि जो है वो दुष्ट लोगों की दुष्टता से नहीं होती है, तो वो सज्जन लोगों के निष्क्रियता से होती है। तो निष्क्रिय मत बनिए, ज्यादा ज्यादा आप एक्टिव बनिए। तो इस तरह से, इसलिए तो हमने ये मीच माझा डॉक्टर इस तत्व प्रणाली के आधारित और काळाची गरज ये देख के हमने ये आरोग्यामृत आरोग्य का संविधान, ये किताब लोगों को बहाल किया है। इस तरह से पंच जो भी कुछ है, तो ये सभी स्वस्थ यहाँ पे मिल जाता है। जैसे हेल्थ के बारे में फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग यहाँ पे होता है। जैसे प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पे किया जाता है। सबके हेल्थ अवेयरनेस में हम बोलते हैं कि सभी जो धरती पे जीव आते हैं तो उनको चार ही चीज का उद्देश्य रहता है उनका: धर्म पालन यानी कर्तव्य, अर्थ पैसा कमाना, काम विभिन्न प्रकार के सुखभोग और मोक्ष प्राप्ति। ये सभी चीजें बिना आरोग्य आप प्राप्त नहीं कर से, इसलिए सभी चीजों का त्याग करके आदमी ने शरीर का रक्षण करना चाहिए। शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे करते टाइम सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हमें जब यहाँ पे आते हैं तो हमारा धर्म पालन यानी जो मेरा कर्तव्य है मैं करता हूँ, यहाँ पे मित्रता मेरी बढ़ती है सब लोगों से, कुछ पैसा ही मिल सकता है, मेरी जिंदगी में यश आता है। और आप लोगों को या किसी को चर्चा करते टाइम, सिखाते टाइम, कुछ नॉलेज डिलीवर करते टाइम, ये मुझे भी मेरा स्टडी हो जाता है, जिसकी वजह से ये कभी भी कौन सी भी चीज ये क्या बोलते हैं जाए वाया नहीं जाती, इस तरह से बोलेंगे हम। और काम करते टाइम एक महाभारत का जो श्लोक है, न तो हम काम है राज्यम, हमें राज्य उपभोगने की इच्छा नहीं है, न स्वर्ग सुखम, हमें स्वर्ग सुख भी उपभोगने की इच्छा नहीं है का, तो फिर क्या, न पुनर्भवम यानी जन्म मरण के चक्र से हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, कामये दुखी तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशना, यानी आरती यानी दुख, यानी रोग, दुख, रोग ये चीजें दूर करने के लिए। इसलिए इस मिशन टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ से जुड़ चुके हैं, और इस तरह से हम ये कर चुके हैं। तो अभी देखिए कि ऋतुचर्या हम शुरू करने वाले, ज्यादा ज्यादा आप नोट्स लिख सकते हैं, क्योंकि ऋतुचर्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहता है, क्योंकि इसमें मराठी महीने आते हैं, क्योंकि संस्कृति ने ऋतुचर्या बताया है। तो हमें पहले जैसे जनवरी फरवरी से लेके जैसे यहाँ पे जो है मराठी महीने, ये भी हम देखेंगे आगे चल के। तो ऋतुचर्या क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जिसको समझ में आया वो फिटनेस में माहिर हो गया। हमें ऋतुओं के अनुसार अपने दैनिक जीवन में आचरण, आहार विहार और रहन सहन को किस तरह से रखना चाहिए, जिससे हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा और वृद्धि कर पाए। स्वास्थ्य की वृद्धि भी इंपॉर्टेंट रहती है, खाली रक्षा ही नहीं है। तो यस, द टू वर्ड्स इन इज मेड अप ऑफ वर्ड्स, जैसे ऋतुचर्या, ऋतु मीन्स सीजन्स और चर्या मीन्स डू एंड डजंट, यानी क्या करना है क्या नहीं, इस तरह से। तो देखिए 6 ऋतु जैसे है कि ऋतु इज द डिवीजन ऑफ टाइम्स, इस तरह से उन्होंने बोला है। इंडिया इज ए कंट्री बेस्ड ऑन 6 डिफरेंट सीजन्स, जैसे शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा। इस तरह से 6 ऋतु इसमें आ जाते हैं। तो ज्यादा एक 3-4 स्लाइड जो पहले है ना, ख्याल में रखने की कोशिश कीजिए, ज्यादा उसको करने को। देखिए आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी व्यक्ति के रोग को ठीक करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आयुर्वेदाचार्य ने दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि का विधान बताया है। ऋतु का अर्थ होता है मौसम, जो भी सीजन्स, तथा चर्या का अर्थ होता है आचरण, जो भी डू एंड डजन, यस डोंट्स।
अर्थात अलग अलग मौसम के अनुसार हमें हमारा आचरण कैसा रखना चाहिए जिससे हम स्वस्थ बने रहे और हमारी स्वास्थ्य की वृद्धि हो, यह ऋतुचर्या है। ऋतुचर्या क्यों आवश्यक होता है? हमारे शरीर पर भोजन के अतिरिक्त, यस, तो हमारे शरीर के ऊपर भोजन के अतिरिक्त, ये कैसे आ गया बीच में, जस्ट मिनट, यस, हमारे शरीर पर भोजन के अतिरिक्त ऋतुओं का भी प्रभाव पड़ता है। खाली हम आहार विहार के ऊपर ध्यान न दें कि जो भी वातावरण है, क्योंकि हमारा शरीर ये पंच तत्वों से बना है। और जो ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग यानी ह्यूमन यानी साउल, साउल यानी मट्टी, मट्टी यानी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। बीइंग यानी आत्मा, जैसे परमात्मा और आत्मा ये अमर, जो सर्वशक्तिमान और शाश्वत है, तो वैसे ही बाकी का जो शरीर है और बाकी ये सृष्टि है अशाश्वत है। तो ये सृष्टि जो पंचतत्वों से बनी है, वैसे सृष्टि भी है, हमारा शरीर भी। और उसमें जो ऋतुओं का प्रभाव इसीलिए पड़ता है। और प्रत्येक ऋतु में वात पित्त आदि दोषों में से कोई दोष बढ़ता है तो कोई शांत होता है। इसलिए आयुर्वेद में अलग अलग ऋतुओं में दोषों में होने वाले संचय, प्रकोप, शमन, यानी संचय यानी स्टोर होना, प्रकोप यानी उसको बहुत एक्सप्लोजन होना, शमन यानी बहुत कम होना, अनुसार सब ऋतुओं के लिए अलग अलग प्रकार के आहार विहार, वो देख के हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। इसके अनुसार आहार विहार अपने अपने अपनाने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है तथा हम रोगों से बच सकते हैं। तो सीजन क्यों आ जाते हैं, यह रीजन बिहाइंड डिफरेंट मौसम और सीजन्स ऑन अर्थ। तो देखिए इस तरह से हमारी जो पृथ्वी है वो खुद के तरफ घूमते घूमते वो सूरज को भी एक प्रदक्षिणा ये करती है। जब सूरज से दूर हो जाती है ज्यादा ज्यादा, तो सूरज से किरणें वहां पे कम से कम पहुंचते हैं, इसलिए वहां पे विंटर हो जाता है। यस, और जब सूरज के नजदीक आ जाते हैं तो ये समर सीजन हो जाता है। देखिए किस तरह से ये, तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मंथ्स एंड सीजन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंटरनेशनल कैलेंडर। देखिए कि किस तरह से हम सीजन समझो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से आता है। तो हमारा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। यानी अगर किसी को हमारे फोरम के ऊपर अगर बताया जाए अनम्यूट करके कि आप मराठी जो 12 महीने उसके नाम बताइए तो इंटरनेशनल कैलेंडर के हम तो बता सकते हैं, लेकिन मराठी महीने जो हम यहाँ पे रह के भी हम बता नहीं सकते कि टोटल एक साथ फास्ट में। तो कौन से इसमें क्या आता है, देखिए मार्च में चैत्र आता है, वैशाख अप्रैल में, ज्येष्ठ में मई, आषाढ़ जून, श्रावण जुलाई, भाद्रपद अगस्त। इस तरह से हमें ये समझ में आना चाहिए कि चैत्र, वैशाख और मार्च अप्रैल जब आता है तो उसमें वसंत ऋतु आता है। तो वसंत ऋतु में क्या होता है कि पालवी सब पेड़ों को पालवी आ जाती है और जैसे कोकिला वहां पे ये करना शुरू हो जाते हैं, उसे स्प्रिंग सीजन बोलते हैं कि ये आना। तो ज्येष्ठ, आषाढ़, मई, जून, इसमें ग्रीष्म ऋतु आ जाता है, वहां पे समर रहता है मई और जून में, समर सीजन, उन्हाड़ा जैसे हम बोलते हैं उसको। फिर बाद में श्रावण, भाद्रपद, इसमें वर्षा ऋतु बोलते हैं, जैसे मानसून आ गया शुरुआत। और फिर अश्विन और कार्तिक, इसमें सितंबर अक्टूबर में आ जाता है। तो शरद ऋतु, ऑटम, यानी यहाँ पे पतझड़ शुरू हो जाता है शरद ऋतु में, सितंबर और अक्टूबर में, अक्टूबर हीट्स हम बोलते हैं। तो मार्गशीर्ष और पौष, नवंबर और दिसंबर में हेमंत ऋतु आता है, विंटर सीजन शुरू हो जाता है। और जनवरी, फरवरी, माघ, फाल्गुन जो है उसमें कोल्ड एंड डेवी जो सीजन रहता है। तो इसके बारे में अभी ज्यादा मालूम होता है। ये तो थोड़ा सा समझने की कोशिश की किस तरह से ये ऋतु, 6 ऋतु किस महीने में आती है और उसमें कौन से सीजन शुरू रहते हैं। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीजनल डिवीजन ऑफ ईयर, संवत्सर ईयर क्या है। तो इसमें अभी हमने 6 ऋतु देखे हैं तो 6 ऋतु में उत्तरायण और आदान काल, दक्षिणायन और विसर्ग काल, ये समझ में आना चाहिए कि देखिए मध्य जनवरी से मध्य मार्च तक माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु आता है। और इसमें वायु और आकाश का ज्यादा महाभूत का प्रभाव होता है। रस यानी तिक्त रसु रहता है, लघु शीत और वात दोष इसमें ये रहता है। तो देखिए उत्तरायण और आदान काल, आदान काल इतना ही रखिए कि आदान यानी वहां से हमारे जो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इसमें क्या आता है कि यहाँ से अभी धूप काला शुरू हो जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर जैसे वात पित्त का संचालन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। आदान काल यानी जो सृष्टि रहती है हमारी या सूरज रहता है वो हमसे एनर्जी आप खींचना शुरू कर देता है, आदान वो निकल के लेता है।
और विसर्ग यानी विसर्ग काल में कैसा रहता है कि जुलाई सितंबर वहां से श्रावण महीना शुरू हो जाता है, सब तरफ हरियाली हरियाली रहती है, वहां से लेके फिर ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है। तो शरीर में पृथ्वी अग्नि जल ये महाभूत बढ़ते हैं, तो संतर्पण जन यानी हमें पोषण देता है, बल देता है, तो उसको विसर्ग काल बोलते हैं। तो वो विसर्ग करता है निसर्ग हम में, और आदान यानी ले लेता है। ये चीजें देखिए। और आदान काल को ही उत्तरायण बोलते हैं, जो हमारे शरीर से एनर्जी घटती चली जाती है। और दक्षिणायन जो विसर्ग काल को बोलते हैं। ये थोड़ा सा समझने की आप कोशिश कीजिए, अगले इसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा इस तरह से। तो यस, तो ये देखिए कि आदान काल, तो उत्तरायण जो उसे बोलते हैं कि पूर्ण सूर्य बल रहता है, उसमें चंद्र बल क्षीण हो जाता है, तो अतिरुक्ष वायु सूर्य और वायु शोषण करने शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, तिक्त कटु कषाय 6 रस रहते हैं, मधुर अम्ल लवण। ये मधुर अम्ल लवण जो रहते हैं पृथ्वी आप बढ़ाते हैं कब बढ़ाते हैं, लेकिन तिक्त कटु कषाय ये जो रस रहते हैं कड़ू तिखट और कषाय जो खींच लेता है एस्ट्रिंजेंट, तो ये क्या करते हैं शरीर की वृद्धि से जो संतर्पण इधर बोलते हैं तो अपतर्पण करते हैं, कम करते हैं। तो इसमें ये वातावरण में ये रसों का वृद्धि होता है और उससे उष्ण तीक्ष्ण गुण भी बढ़ता है। तो इसलिए इस तरह से देखिए कि पहले इसमें तो क्या होता है कि थोड़ा अच्छा बल रहता है हमें, क्योंकि एकदम हमारे झट से बल निकल के नहीं जाता, क्योंकि पिछले 3 ऋतु में हमने बल का संचय किया शरीर में रहता है, तो झट से वो निकल नहीं जाता। तो पहले 2 महीने में हमारा अच्छा बल रहता है, लेकिन जब धूप काला ज्यादा आ जाता है तो मध्यम बल आ जाता है, फिर ज्यादा ग्रीष्म ऋतु रहता है तो दौर्बल्य ज्यादा आता है। इस क्रम काल में मनुष्य क्रमशः दौर्बल्य प्राप्त करता है। तो देखिए किस तरह से ऋतुचर्या हमें करनी चाहिए। तो उत्तरायण में पहली 3 ऋतुएं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म आते हैं। उत्तरायण को आदान काल भी कहते हैं। इस काल में सूर्य बलवान होता है, क्योंकि इस समय सूर्य भारत के पास होता है, जिससे तेज गर्मी पड़ती है। सूर्य अपनी प्रखर एवं तीव्र किरणों से जल, पृथ्वी, वनस्पति, मनुष्य आदि से स्नेह अंश, चिकनाई जो हमारे फैट बाकी ये सभी चीजें को खींच लेता है। देखिए कि किस तरह से ये उत्तरायण में, और मकर संक्रांति से जैसे बोलते हैं ना तिल तिल से सूर्य बढ़ता है, सूर्य वो राशि में मकर राशि में प्रवेश करता है। इसलिए तो जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ से दिन बढ़ना शुरू हो जाता है और ठंडक और रात कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम बार बार जब बोलते हैं कि आप ये लास्ट तक बने रहिए और ज्यादा ये ऋतुचर्या को आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, कि मैं 100% मैं करूंगा कि प्रार्थना कि जैसे ये दिन बढ़ते जाता है तमसोमा ज्योतिर्गमय, जिस तरह से ये प्रकाश की ओर, अंधेरे से लेकर हम प्रकाश की ओर मार्गक्रमण करते हैं मकर संक्रांति में, वैसे हमारे जिंदगी में सुख शांति समृद्धि आरोग्य हमारे शरीर में बढ़ते चला जाएगा निश्चित ही। इसलिए आप इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। अभी हुआ ये विसर्ग काल, आदान काल हमने देखा है। आदान यानी सृष्टि हमसे खींच लेती है और विसर्ग यानी हमें देती है। दक्षिणायन तो ये देखिए कि उसमें सौम्य पूर्ण चंद्र बल रहता है, सूर्य बल क्षीण होता है, अल्प वृक्ष वायु चंद्र इस जगत का पोषण करता है। अम्ल लवण तथा मधुर रसों का इसमें वृद्धि होने की वजह से शरीर की भी वृद्धि शुरू हो जाती है। और इसमें वर्षा शरद हेमंत ये ऋतु आते हैं। और जिस प्रकार ये श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष ये महीने में हमें ज्यादा शरीर में बल मिलता है। और इसी श्रावण से आगे ही हमारे इंडियन कल्चर में सभी प्रकार के जैसे बोलते हैं ना कि सीजन त्योहार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि त्योहार में बहुत अच्छा करके हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि शरीर का अग्नि भी तेज हो जाता है और वो खाना हमें पचता है और शरीर में बल निर्माण हो जाता है। इस तरह से यानी हमारे जो भी कुछ त्योहार है हमारे संस्कृति ने बताए वो साइंटिफिकली बेस्ड है। उसी महीने में उसी में वो त्योहार क्यों आता है और उसमें वही खान पान क्यों रहता है, तो वो अगर करते हैं तो नकद हमारे जो दोष बढ़ते हैं, कब कहाँ बढ़ता है वात कहाँ पित्त, तो दोषों का अपने आप शमन हो जाता है और अपने आप ये समदोष ये प्राप्त हो जाता है और प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन ये भी हो जाता है। और हमें स्वस्थ यानी निरोगी रखने के लिए साइंटिफिकली बेस्ड हर एक त्योहार अपना उसी त्योहार करते, इसलिए ब्लाइंडली अगर वो त्योहार भी हम फॉलो करते हैं तो हमें स्वास्थ्य मिलता है, आनंद मिलता है, एक सामाजिक स्वास्थ्य भी उससे मिल जाता है, शारीरिक मानसिक और आत्मिक इस तरह से। तो देखिए कि दक्षिणायन में वर्षा शरद और हेमंत ऋतु होती है, इसे विसर्ग काल भी कहते हैं। इस काल में चंद्रबल बढ़ जाता है और सूर्य बल क्षीण हो जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य भारत से दूर हो जाता है। इस काल में जल पृथ्वी वनस्पति मनुष्य आदि में स्नेह अंश की वृद्धि हो जाती है। खाली हम पे नहीं है, तो ये सृष्टि में सभी सृष्टि के ऊपर
ये सभी प्राणियों के ऊपर इसका असर होना शुरू हो जाता है। जैसे ड्यूरिंग दिस पीरियड द सम रिलीज स्ट्रेंथ ऑफ द प्यूपल्स, हियर मून इज द मोर पावरफुल, अर्थ इज कूल डाउन ड्यू टू क्लाउड्स, रेन्स एंड क्लाउड विंड, सोर, साल्ट एंड स्वीट्स, ये सभी रसों का उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ज्यादा इसमें अभी थोड़ा सा देखिए कि किस तरह से विंटर में हेमंत और शिशिर आ जाते हैं, और जिसमें मिड नवंबर से मिड मार्च तक ये सभी समझो होता है, तो हाईएस्ट स्ट्रेंथ रहती है शरीर में। नवंबर से लेके मार्च तक हमारे शरीर में ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है। समर और रेनी सीजन में थोड़ा सा लोएस्ट हमें रहता है, और स्प्रिंग और ऑटम ये जो रहता है तो मिडल स्ट्रेंथ हम में रहता है। तो समर सीजन में कम से कम रहता है, इसलिए हमें कुछ खान पान वहां पचता नहीं है, और शरीर को डिसीज ज्यादा उस टाइम में हो जाते हैं। इसलिए तो कोरोना, हम बोलते हैं कि कोरोना वायरस ने अटैक कब ज्यादा किया था, हमें लगता था कि ठंडी में, रेनी सीजन में अब कोरोना पड़ने वाला है, सर्दी खांसी पड़ेगी। तो कोरोना जब नहीं आया, कब आया, तो धूप काले में वो ज्यादा करके प्रखर था, और लोगों के ऊपर उसने अटैक किया था, क्योंकि उसमें व्याधि बल कम रहता है इसकी वजह से, क्योंकि निसर्ग सपोर्ट करता नहीं है शरीर को, क्योंकि वहां पे समर सीजन रहता है इसलिए। तो देखिए किस तरह से कि ग्रीष्म में दोष कौन से वात बढ़ते हैं, और प्रकोप वात कब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ग्रीष्म में बढ़ता है, वर्षा में, और स्पेसिफिकली जो शमन होता है उसका शरद ऋतु में, क्योंकि ठंडाई शुरू हो जाती है। पित्त कब बढ़ता है, वर्षा में बढ़ता है, शरद में वो पीक लेवल पे रहता है, इसलिए अक्टूबर हिट बोलते हैं उसे, और शमन होता है हेमंत ऋतु में। तो कफ बढ़ता है हेमंत ऋतु में, और प्रकोप होता है वसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। तो इसी के ही ऊपर ट्रीटमेंट पंचकर्म क्या अवलंबन रहती है। वात जब ज्यादा बढ़ता है तो वर्षा ऋतु में, यानी वात के ऊपर ट्रीटमेंट रहती है बस्ती, यानी टॉयलेट के मार्ग से कुछ काढ़े द्रव्य वगैरह देके वात का शमन किया जाता है, क्योंकि उससे जो डिसीज होते हैं, संधिवात से लेके बाकी सब भी जो कि वात के डिसीज, तो यहाँ पे बस्ती चिकित्सा का प्रयोजन आयुर्वेद में किया है। और पित्त शरद में जब बढ़ता है ऋतु में, तो वहां पे जुलाब यानी विरेचन का ये किया है, विरेचन से ही हमारा जुलाब यानी शरीर में का पित्त अगर निकालने का है तो जुलाब के वाटे वो निकाल देते हैं, वहीं से वो पित्त दरा कला से वो पित्त शरीर से निकल गया तो उसकी बीमारी हो नहीं सकती। और कफ जो है वो वसंत ऋतु, अभी वसंत ऋतु आने वाला है, शुरू हो जाएगा अभी। तो ये क्या होता है कि ठंडी के मौसम जब हम सब कुछ खाते हैं तो शरीर में कब जमा हुआ रहता है, ये ठंडी में कैसा है, सृष्टि में बर्फ जम जाता है जैसे ठंडी से, और अभी धूप काला शुरू हो गया कि बर्फ वितलना शुरू हो जाता है ना, तो वैसे ही महापुर कभी कभी आ जाते हैं, जो हिमालय के जो नदी आती है गंगा नदी, तो उसमें धूप काले में महापुर आता है। क्यों आता है, तो वो जो हिमालय में का बर्फ है वो वितलना शुरू हो जाता है और फिर नदी में आ जाता है। तो वैसे तो शरीर में जो भी कुछ बर्फ जैसा कफ जम के बैठा है जो हम खान पान में, तो वो वितलना शुरू हो जाता है, फिर वो कफ के व्याधि शुरू हो जाता है, अभी खांसी सर्दी बाकी जो भी कुछ आंग पे ददोड़े आना है बाकी और सब। लेकिन यहाँ पे वोमिटिंग से जब कफ निकालते प्रोसीजर करके वमन, तो क्या होता है कब बाहर निकल के जाता है तो हमें बीमारी कौन सी भी नहीं लगती। देखिए हम यहाँ पे किस तरह से फिट एंड फाइन रखने के लिए देखा है, तो इस तरह से किस तरह से छोटे से लेके किस तरह से एक बरस तक, एक युग तक इसका डिवीजन किया है कि 20 काल यानी एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त यानी एक अहोरात्र, 15 अहोरात्र यानी एक पक्ष, 2 पक्ष यानी एक मास, 2 मास यानी एक ऋतु, 3 ऋतु यानी एक आयन, 2 आयन यानी एक संवत्सर। इस तरह से ये आप ज्यादा सोच सकते हो, देख सकते हो। यस, तो क्या होता है कि जैसे सीजनल वेरिएशन एंड इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट जो चेंजेस होते रहते हैं, तो सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी इज रिड्यूस्ड इन द रेनी सीजन, यानी सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारी वो बाहर के ऋतुचर्या के ऊपर सब हम पे डिपेंड रहता है, कि बाहर का विश्व जितना बड़ा है उतना हमारे सेल भी है उसका एक छोटी प्रतिकृति है, यानी पिंडित ब्रह्मांडी, इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा। प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल इज एलिवेटेड इन ऑटम सीजन। यस, तो कॉर्टिसोल लेवल कब ज्यादा है, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सोडियम स्पेस इज मोर इन समर सीजन। तो सोडियम सीजन ये अपने समर में कम होता रहता है। तो अभी देखिए कि अभी जो आया है वो है मकर संक्रांति। तो संक्रांति का अर्थ ये होता है कि उसमें सूर्य का राशि से, सूर्य का एक राशि से अगली राशि में संक्रमण हो जाना, बरोबर, संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास जो बोलते हैं ना उसे, समय और मास। जैसे सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क और मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6 महीने के अंतराल पर होती है। सर्व विधिवत ये है कि पृथ्वी की धुरी 23.5 अंश झुकती होने के कारण सूर्य 6 माह पृथ्वी के उत्तर गोलाई के निकट होता है और शेष 6 माह दक्षिण गोलाई के निकट होता है।
तो मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोल की ओर आना शुरू हो जाता है। अतएव इस दिन से उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी एवं दिन बड़े होने होते हैं तथा सर्दी की जो ठिठुरन कम होने लगती है। अतः मकर संक्रांति अंधकार की कमी और प्रकाश की वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। इसलिए तमसोमा ज्योतिर्गमय का उद्वेष करने वाले हमारे भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। भारतवर्ष के लोग इस दिन सूर्यदेव की आराधना एवं पूजा कर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण और सर्वे संतु भवंतु सुखिनः संतु की उद्दत भावना हमारे संस्कृति में इसी तरह से बताई गई है। तो देखिए किस तरह से इस बार हमने बोला था कि सन, संस्कार और आरोग्य, हर एक सन में अलग अलग कुछ ना कुछ खाने की रिवाज होती है। तो देखिए यहाँ पे तिल के लड्डू और गुड़ ये हम खाते हैं। अभी अलग तो वो शक्कर से बनाए वाले रहते हैं, वो गलत है, लेकिन तिल और गुड़ जो रहता है ना, तो देखिए कि तिल पौष्टिक और सर्वोत्तम है। सर्दी के मौसम में वातावरण का तापमान बहुत कम होने के कारण शरीर में रोग बीमारी जल्दी आने लग जाते हैं। इसलिए इस दिन में गुड़ गर्म रहता है। तिल से बने तिल भी गर्म रहता है, उष्ण रहता है। तिल तेल उष्ण रहता है, इसलिए तिल तेल कभी घट नहीं होता। देखिए बने मिष्ट अन्न खाए जाते हैं। इनमें गर्मी पैदा करने वाले तत्वों के साथ ही शरीर के लिए लाभदायक पोषक पदार्थ भी होते हैं जो अभी हमें लगने वाले रहते हैं इस सीजन में। इससे हमारे रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है और शरीर में मौसम में लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। कुछ लोग तिल का उबटन लगाकर भी स्नान करते हैं, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल का महत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो तिल और गुड़ ये उष्ण रहने की वजह से शरीर को अंदर से हीट देते हैं, वेजोडाइलेशन अच्छी तरह से होता है, जो उससे जो तत्व मिलते हैं तो उससे भी शरीर एक फिटनेस की ओर मेंटेन रहता है। तो देखिए किस तरह से कि जो तिल में कॉपर है, मैग्नीशियम है, ट्रायोफाइन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन बी और B1 और रेशे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें जो 36 ग्राम तिल के बीच में 206 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए हीट कितना बढ़ता है, अंदर से ऊर्जा कैसे मिलती है। और इसके साथ ही जिनकी गांठिया की शिकायत बढ़ जाती है उन्हें सेवन से इनका लाभ हो जाता है। बैक्टीरिया का खात्मा, यानी एंटीबैक्टीरियल भी ये काम करता है। तिल में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। ये रक्त के लिपिड प्रोफाइल को भी बढ़ाता है, यानी लिपिड प्रोफाइल जो बढ़ाता है वो हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें वो ज्यादा बढ़ाता है, और लो डेंसिटी जो बढ़ता है विकृत कफ उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करता है। तिल शरीर में उपस्थित जीवाणु और कीटाणुओं का दमन करता है, जो सर्दी खांसी या बाकी अभी इस सीजन में होता है। तो जब ये गर्माहट हम लेते हैं, और पतंग के इसमें भी देखेंगे हम, तिल एक तरह से इंसेक्टिफाइड का भी काम करता है। जुकाम और सर्दी खांसी में आराम, सर्दी में शरीर का तापमान गिर जाता है, ऐसे में हमें बाहरी तापमान से अंदरूनी तापमान को बैलेंस करना होता है। तिल और गुड़ गर्म होते हैं, ये खाने से शरीर गर्म हो रहता है, और सर्दी के मौसम में तिल और गुड़ से बने लड्डू खाने से जुकाम और खांसी में काफी आराम मिलता है। देखिए मकर संक्रांति में पतंगबाजी और उसका स्वास्थ्य से संबंध क्या। आप बोलेंगे कि ये पतंग उड़ाने को हमारी संस्कृति में जनवरी महीने में या मकर संक्रांति के दिन ही बोला है, ना कि हमारे कौन से समर के सीजन में या रेनी सीजन में बोला है। क्योंकि देखिए किस तरह से ये धार्मिक उत्सव तक ही सीमित नहीं है, स्वास्थ्य पर भी उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य प्रकाश में बिताना। यह समय सर्दी का होता है और इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर के लिए स्वस्थ वर्धक, त्वचा व हड्डी के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। गौरतलब है कि धूप का कम लेने की वजह से आजकल ढेरों लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि आयुर्वेद में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। तो देखिए कि कोविड रहे या बाकी और भी कुछ रहे, तो विटामिन डी इतना देते थे कोविड पेशेंट के लिए भी, क्योंकि उसका अंदर से इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए बोल के। तो देखिए फोकट में हमें मिलता है कि हमारे संस्कृति में पता है कि पतंग खेलिए, पतंग तो घर में बैठ के नहीं खेल सकते, एक तो घर के छत के ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो बड़े से ग्राउंड में जाके भागना पड़ेगा वो पतंग को उड़ाने के लिए। तो दौड़ने से भी शरीर का सर्कुलेशन बढ़ता है, और ये ठंडाई रहने की वजह से दोपहर के गर्म धूप में भी अगर हम सोते हैं कपड़े निकाल के तो भी अच्छी गर्माहट महसूस होती है, कि उतना तेज हमें धूप नहीं लगती है। और जब हम एक्सपोज हो जाते हैं ये दिन में धूप में, तो हमें हमारा स्किन से जो विटामिन नेचुरल डी जो बनता है, और वो सूर्य प्रकाश एक डॉक्टर है
जो 6 डॉक्टर में हम बोलते हैं कि ये पहले 6 डॉक्टर है, जैसे हवा है, पानी है, ये अच्छा न्यूट्रिशन है, ये सभी में एक धूप, ये एक अच्छा डॉक्टर आती है। और ये मौसम में, ये महीने में अगर हम धूप लेते हैं तो अच्छे से अच्छा हम स्वस्थ की ओर जाते हैं। यानी तिल गुड़ खाली उसी एक दिन खाने का है क्या? नहीं, ये पूरे महीने में आप तिल गुड़ के लड्डू सुबह में नाश्ते के साथ छोटा छोटा आप खा सकते हो। हर बार सूर्य नमस्कार 15 हम धूप में जाके डाल सकते हैं, तो इसको ये हमें मिलता है। तो देखिए मकर संक्रांति में कैसे ये खाए। आगे चल के अभी आगे आने वाला अपना एक त्योहार रहता है, कौन सा? पाड़वे का। तो पाड़वे के त्योहार में वसंत ऋतु में आता है। तो पाड़वे के त्योहार में क्या करते हैं हम कि बचपन में वो क्या होते, नीम के पत्ते तोड़ के उसके जो फूल रहते हैं उसको ये करके गुड़ में थोड़ा डाल के, बाकी का वो नीम के पत्ते ज्यादा करके नीम का जूस बना के भी कोई पीता है। वो क्यों पीता है? तो कैसे है कि अभी जो सर्दी से हमारे शरीर में कफ जमा है, तो कफ से वहां पे व्याधि होने शुरू हो जाते हैं बहुत सारे। तो इसलिए वो नीम के पत्ते कटु तिक्त रसात्मक रहते हैं, और कब बोले तो पृथ्वी आपका रहता है। तो बैलेंसिंग बनाने के लिए कटु तिक्त रस कम शरीर करता है और ये पृथ्वी आप बढ़ाता है। तो ये बैलेंसिंग करने के लिए ये हम खाते हैं, तो ये नीचे आ जाता है और कहीं ना कहीं पे हिमोस्टासिस बैलेंसिंग हो जाता है। और उसी ऋतु में वमन का बताया गया है कि ज्यादा कुछ प्रोसीजर ऐसी रहती है कि शरीर को तेल लगा के पेटी में बिठाते हैं ऐसे कुछ दिन, और थोड़ा सा स्नेहपान खिलाते 3-5 दिन, घी उसमें महातिक्त घृत वगैरह बाकी। फिर बाद में कुछ ऐसी दवाई दे देते हैं कि जिसकी वजह से हमें अपने आप उल्टियां शुरू होने शुरू हो जाते हैं, और एक 10-15 उल्टी होने के बाद संपूर्ण शरीर में की जो भी विकृत कफ है वो सब बाहर निकल के जाते हैं, शरीर शुद्ध हो जाता है, और फिर बाद में कफ के विकार नहीं होते। तो इस तरह से ये कुछ अलग थिंकिंग हमारी इंडियन संस्कृति ने बताई है, इसलिए बहुत बहुत बड़ी बीमारी होते नहीं थी। तो इस तरह से अलग अलग। फिर बाद में और एक मैं बोलने की कोशिश करूंगा कि दीपावली अभी होके चली गई है। तो क्या होता है कि ठंडी के सीजन में हमारे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होते रहते हैं, यानी ठंडाई में क्या होता है कि सिकुड़ जाते हैं सब। तो बाहर के वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से जो हमारा जो अग्नि है पेट का वो प्रज्वलित हो जाता है, जो भी खाते हैं हम पचता है। तो क्या होता है कि उस सीजन में जब भी हम कुछ, इसलिए तो त्योहार दिवाली आया है, जो हमारे संस्कृति ने, जो हमारे संतों ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिवाली उसी टाइम दिया है। क्यों? तो उस टाइम अगर हम वो खाते तो पचता है शरीर में, और पचता है तो शरीर को पोषित भाव होकर शरीर में बल बन के रुकता है। अगर ये दिवाली समझो समर सीजन में आ जाती और उस तला तेज हम खाते तो पछता था क्या? शरीर पानी पानी होता है। इसलिए तो बाहर क्या होता है कि समर सीजन में तरबूज, संतरी, द्राक्ष, ये ऐसी चीजें आती है जो पानीदार रहते हैं, जिसको पचाने की ज्यादा शक्यता नहीं रहती, और पूरे बॉडी में वो न्यूट्रिशन अच्छी तरह से मिल जाए। तो ये दिमाग से फल, जो फल फ्रूट आते हैं उसी उसी सीजन में, उसी सीजन में हम फल फ्रूट खाएंगे, तो जो शरीर में दोष बढ़ते हैं तो उसको नियमन करने की जो शरीर को पोषक तत्व लगते हैं वो ऋतु में, तो वो अपने आप मिल जाते हैं। इससे आपको ये दिशा मिली होंगी कि किस ऋतु में उसी उसी फ्रूट क्यों खाना चाहिए, और उससे कैसे हमें आरोग्य मिलता है। और वही जो ऋतु में जो भी कुछ त्योहार आते हैं तो ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी स्वास्थ्य मिल जाता है। तो ये पहला जो है तो हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में अगर देखेंगे तो विंटर ऋतु में आ जाता है मिड नवंबर से जनवरी तक। तो इसी में ही विंटर जो रहते हैं, तो इसमें देखिए कि लेवल ऑफ दोषाज मंथ, तो ये मंथ जैसे हमने बोला है कि इसमें आता है मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर्स, और इसमें है नवंबर तक, मार्च तक। तो लेवल ऑफ दोषाज ऑफ द बॉडी, इसमें वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष वैसे समान मात्रा में रहते हैं। तो ये किसी को डिप जाने का है तो इसमें अर्थ का एक्सिस किस तरह से होता है, क्या होता है कि इंक्लाइनिंग वे फ्रॉम द सन मेकिंग द नाइट लॉन्गर। यहाँ पे ठंडी में नाइट लॉन्गर रहती है क्योंकि उस एक्सिस उसका ज्यादा होता है। ड्यूरिंग हेमंत पीपल आर स्ट्रॉन्ग, डाइजेस्टिव फायर बिकम्स पावरफुल, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे रहती है, अग्नि हमारा बहुत तेज रहता है, बिकॉज ऑफ इट गॉट ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम फ्लोइंग आउटवर्ड ड्यू टू एक्सटर्नल विंटर। क्योंकि ये डाइजेशन क्यों ज्यादा फायर रहता है, तो बाहर का जो ठंडी की वजह से सिकुड़ जाते हैं सब हमारे स्रोतस, तो उसकी वजह से वो पूरा अग्नि हमारे पेट में ही जम के रहता है। और धूप काले में कैसा होता है कि पसीना पसीना होता है, तो पूरा जो जठराग्नि रहता है वो पेरी फेरी में हो जाता है, उसको कोष्ठगत, और दूसरा क्या बोलते हैं उसे, बाहर को आने शाखागत, तो शाखागत हो जाता है पेरी फेरी में। तो इसे लाइक फ्यूल कंज्यूमशन द थाई थिंग्स दैट इट कम इनटू कांटेक्ट डाइजेस्टिव फायर में कॉज इमेसिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू, यानी यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरह से पचता है और बॉडी की जो टिश्यू है उसमें ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाती है। हेंस इन दिस पीरियड वन शुड कंज्यूम फूड
प्रिडोमिनेटली विथ स्वीट सोर एंड साल्ट, यानी गोड़धोड़ इसमें ज्यादा खाए जाते हैं, इसलिए तो अपना दिवाली सीजन उसमें आ जाता है ये करने के लिए। तो इस तरह से एक्टिविटीज क्या करना चाहिए क्या नहीं उसमें भी, क्योंकि ऋतुचर्या में किस तरह से हमें रहना चाहिए इसमें बताया गया है। तो देखिए कि पत्याहार इसमें बताया है कि मधुर ज्यादा ज्यादा खाने, लवण बाकी ये सब खाना चाहिए। इसमें जो रहता है कि अलग अलग नमूने के जो मांस है वो भी वो खा सकते हैं, जो मांसाहारी है वो। और मदिरा, सिद्धू, मधु ये भी यहाँ पे पान कर सकते हो ठंडाई की इसमें। तो गर्मी लाने के लिए वो दुग्ध, इक्षु विकार, शर्करा, तेल, वसा, ये सभी भी ये यहाँ पे ज्यादा ज्यादा आप यूज कर सकते हो, खा सकते हो, यहाँ पे वो पचता है। नव धान्य, माश, ये भी आप यहाँ पे खा सकते हो, नवधान्य। तो इस तरह से अलग अलग शाक और फल यानी सब्जी, और इसमें क्या खा सकते हैं आप, पाले भाजा यानी फल भाजा, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सूरन, गाजर, शुंठी, पलांडू यानी कांदा, खजूर, सेव, फालसा, ये सब यहाँ पे ले सकते हो, इस तरह से बताया है। और पत्ते विहार यानी क्या करना चाहिए, तो शरीर को मसाज करना चाहिए तेल से, उद्वर्तन करना चाहिए, मृदु तेल, जीवन, व्यायाम, व्यायाम आप ये ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा कर सकते हो। और मसाज, इसलिए तो अभ्यंग आया है दीपावली में। हमारे डॉक्टर निर्मला तिलरानी मैडम ने अभ्यंग के बारे में बहुत अच्छा बताया था, लेकिन वो अभ्यंग दिवाली में खाली नहीं करना चाहिए थे, पूरे ऋतु में अभ्यंग करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा स्किन जो ड्राई होना शुरू हो जाता है ठंडी की वजह से, कड़क तड़कती है तो तड़कती नहीं है, और पूरे शरीर में एक प्रकार का बैलेंसिंग और तिल सेल से बैलेंस करने की वजह से गर्म हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे बताया है कि सामान्य व्याधि क्या हो सकता है ठंडी के सीजन में। सांधे सूज, संधी शोथा यानी सांध्याला सूज येऊ शकते, सांधे वेदना होतात, आंबवात वाढतात, श्वास, दमा वाढतो, खोकला वाढतो, प्रतिशा येतो, सर्दी खांसी वगैरे बाकी आहे। तो शमन चिकित्सा करण्याचे उष्ण द्रव्य प्रयोग, गरम द्रव्यांचा वापर करायचा, म्हणजे जैसे त्रिकुटू, सुंठ, मिरी, पिंपली, ये चीजें दूध में डाल के थोड़ा पानी डाल के उबाल के हम ले सकते हैं, और अभ्यंग कर सकते हैं, स्वेदन ले सकते हैं गर्म इसमें बैठ के हम इस तरह से पेटी में। तो और उसके साथ जो अपना न्यूट्रिशन है, तो वो न्यूट्रिशन यहाँ पे जबरदस्त वर्कआउट करता है, क्योंकि शरीर का पोषण करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिस न्यूट्रिशन में फाइटो न्यूट्रिएंट्स पूरा रहता है, कि जो हेल्दी लंग्स, हेल्दी हार्ट, कॉग्निटिव हेल्थ यानी माइंड का जो कॉग्निशन रहता है हमारा, वो अच्छी तरह से होता है, बूस्ट इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, ये सभी चीजें जो हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स में मिलते हैं। और ये कि इसमें जैसे प्रोटीन, दो सफरचंद, विटामिन ई जो रहता है कि 1 चम्मच सूर्यफूल में जितना रहता है उतना, और ये विटामिन ए जो रहता है वो चीज 100 ग्राम लेंगे तो कितना मिलेगा, 1 गिलास दूध में कितना कैल्शियम रहता है, 2 केले में कितना पोटेशियम रहता है, ये सब मिल इन द ग्लास। एक आइडियल जो है हमारे साइंटिस्ट जो पीएचडी नोबेल लिटरेचर से हमारे, इन्होंने ये जबरदस्त जो हमारे शरीर को लगता है वो एक मील इन द ग्लास बनाया है। और जब हम ये यहाँ पे खाते हैं तो प्रोटीन रिच अच्छी तरह से खान पान जो जाता है, तो उसमें एक शेक में जब हम पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, फॉर्मूला 1 और शेक मेट, ये 1 या 2 चम्मच आपने पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, पर्सनलाइज इसलिए बोला गया है कि हर एक पर्सन से पर्सन इसकी मात्रा वेरी हो सकती है, जिसके वजन के अनुसार 1 चम्मच 2 चम्मच भी ले सकते हैं। और फिर बाद में 3 चम्मच फॉर्मूला 1 और शेक मेट 1 या 2 चम्मच अपने अपने मॉनिटर से पूछ के लेके जब लेते तो कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन इसमें जाता है, क्योंकि हमारे इंडियन फूड में प्रोटीन की बहुत मात्रा कम रहती है, और बैड सब चीजें चले जाते हैं जब हम तला तेज बाकी खाते हैं, तो प्रोसेस्ड ट्रांस फैटी एसिड ज्यादा जाते हैं, वो ज्यादा शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ाते हैं जो शरीर में ये करते हैं। इसलिए से मांस भी खाते हैं तो मांस में से भी जो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा जाता है और वो जाके धमनियों में बैठ जाते हैं, और इसलिए हमें अटैक वगैरह आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये हमारे नेचुरल जो तरीके से प्रोटीन शरीर को जाता है, तो इस तरह से हमें ये 2 बार जब लेते हैं तो हम 50 से लेके 60 प्रोटीन जाता है। और ये का इसमें ज्यादा प्रोटीन हमें पचता है ठंडी में, तो इसमें हम 24 रिपीट भी ले सकते हैं और ज्यादा एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हमें यहाँ पे हमें वेट गेन, जो मसल गेन और हमारा बोन डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश हमें ठंडी के सीजन में करना चाहिए। और बार बार भूख लगती है तो ठंडी के सीजन में तो क्रेविंग होता है, तो हमें प्रोटीन बाइट्स ज्यादा करके लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रोटीन बाइट में
4 ग्राम प्रोटीन रहता है। और इसमें जो भी देखेंगे कि ये प्रोटीन बाइट अगर देखते हैं तो ये इसमें सब ड्राई फ्रूट, और इसमें शक्कर नहीं रहती तो उसमें हनी यानी मध से ये बनाया गया रहता है, तो उसमें प्रोटीन रिच 55 कैलोरीज और 1 ग्राम फाइबर भी उसमें मात्रा है। तो उसकी वजह से पूरे बॉडी को एक मील रिप्लेसमेंट, कैलोरी कंट्रोल और न्यूट्रिएंट डेंस ये हमें करता है। और इस तरह से वेट लॉस करने में और फैट लॉस करने में ये मदद करता है। जब वेट लॉस करना है तो 2 टाइम शेक हम लेते हैं SMS, और वेट मेंटेन रखना है तो वो हमें मॉर्निंग में नाश्ता बोल के हम लेते हैं, और वेट गेन करना है तो 3 टाइम शेक हम लेते हैं, जिसमें प्रोटीन की जगह डायनो शेक डाल के फॉर्मूला और शेक मेट उसमें रहता है। तो इस तरह से ये मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पे गर्माहट बढ़ाने के लिए अपना अफ्रेश तो एक जबरदस्त काम करता है। जिस तरह से मॉर्निंग वर्कआउट में सब हम लेते हैं, अलग अलग फ्लेवर में आता है, हमें पता है, जैसे लेमन, इलायची, सिनेमन, तुलसी, जिंजर, पीच, अब नया आ चुका है कश्मीरी कावा। तो ये हम जब लेंगे तो ये इनोवेटिव और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो इसमें जो गुआना सीड एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज पिकॉक, इसके साथ एनर्जी, अलर्टनेस, रिड्यूस फटीग, ये भी सब हो जाता है। और इसमें नेट वेट उसका 50 ग्राम है, 1 ग्राम पर सर्विंग में आता है एक चम्मच में, तो 50 सर्विंग एक इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी बढ़ाता है, अलर्टनेस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। और 1 स्पून में 40 ग्राम ऑफ कैफीन पर सर्विंग में जाता है, प्रोवाइड लेस कैलोरी, 4 किलो कैलोरीज इसमें जाते हैं, तो इसमें ज्यादा कैलोरीज हमें नहीं मिलते। तो 1 टीस्पून जब हम लेते हैं तो उसमें 160 ml पानी हम डालते हैं, तो 3 चम्मच को कितना हुआ, 16 यानी 4 से 80 ml, यानी आधा लीटर पानी हम 3 चम्मच फ्रेश में सुबह में लेते हैं, गरम गरम पानी डाल के। और हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो पूरा बॉडी क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन और शरीर के दोष निकल के जाते हैं। वेट लॉस मैनेजमेंट करने में और रिफ्रेश बॉडी करने, रिलैक्स होने में एंटीऑक्सीडेंट्स काम करता है। रेडिकल इन द बॉडीज, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड से कम करता है, इंप्रूव मेंटल अलर्टनेस, और 0 कैलोरी ड्रिंक रहने की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन भी इस तरह से अच्छे तरीके से होता है। तो ये यहाँ पे ठंडी ज्यादा रहने की वजह से आप ज्यादा करके मॉर्निंग में उठने के बाद ये हर्बा कंट्रोल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये थर्मोजेनिक इफेक्ट काम करता है। इसमें ब्लैक और ग्रीन टी का मिक्सचर है, और उसके साथ ओलोंग टी भी उसमें है। और इसमें 80 मिलीग्राम कैफीन पर टैबलेट में जाता है, जो कि उसमें गया था 40 मिलीग्राम ऑपरेशन में, इसमें 80 मिलीग्राम है, डबल डोज। तो हर्बल कंट्रोल इज ब्लेंड ऑफ ग्रीन, ब्लैक एंड oolong teas and contains caffeine, stimulate your metabolism, provides an energetic sensation and increase alertness, work as a metabolism booster, specially formulated to help increase your metabolism and support weight loss or weight management. Natural source of caffeine, देखिए it is known as its thermogenic effect, थर्मोजेनिक गर्माहट पैदा करना, यानी ठंडी के मौसम में, हेमंत ऋतु में अगर हम ये लेते हैं तो हमारे शरीर में गर्माहट आ जाती है। तो आगे का ऋतु है वो शिशिर ऋतु है। शिशिर ऋतु में अगर देखेंगे हम तो विंटर रेजिमेंट में ये वैसे ही रहता है, मिड जनवरी से मिड मार्च तक 2 महीने इसमें आ जाते हैं। तो इसमें मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 4 महीने में इसी में वात दोष का इस तरह से ये होता है। और देखेंगे आगे क्या इसमें हो जाता है। तो देखिए इसमें कफ विच वाज अंडरगो इंक्रीज इन शिशिर ऋतु, कोल्ड सीजन की वजह से, बिकॉज लिक्विडिफिकेशन ऑफ द हीट ऑफ द सन इन द वसंत ऋतु। तो ये क्या होता है कि वसंत ऋतु में ये अभी सूरज का प्रखरता बढ़ती है, तो हमारे शरीर में जो कफ बैठा हुआ रहता है वो पिघल के पूरे शरीर में बढ़ता है, और उससे अलग अलग डिसीज होना, स्किन डिसीजेस, फंगल, बाकी सब कुछ। तो इट डिमिनिशेस द डाइजेस्टिव फायर अग्नि एंड गिव्स राइज टू मेनी डिसीजेस। तो ये कफ क्या करता है कि हमारे शरीर में की जो धातु अग्नि है, पंचमहाभूत अग्नि है और जठर अग्नि है, उसको भी ये मंद करना शुरू हो जाता है। और मंद अग्नि जो रहता है तो खाना पचाता नहीं है, डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होता, तो पूरे बॉडी में अशक्तपना और इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वो कफ हमें बाहर के निकाल के देना है झट से। ये ऑपरेशन रहते हैं पंचकर्म, यानी ऑपरेशन ही एक प्रकार का बाहर निकाल के देना, यानी झट से वो नॉर्मल को आ जाता है। धीरे धीरे अगर हम कम करने की कोशिश करें तो उसको टाइम जाता है। तो hence cough should be controlled quickly by restoring to store imaging therapy, वमन, पंचकर्म प्रोसीजर, नस्य, नाक से, और अदर थेरेपीज, यानी कुछ हमें जो हमारे सप्लीमेंट्स हम लेते हैं उससे भी कम होता है। फूड शुड आल्सो बी चूजन टू कफ कम करना रही ये चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज रहना चाहिए, ड्राई मसाज चाहिए, यहाँ पे ऑयल मसाज नहीं चाहिए, क्योंकि कफ पातळ होऊन संपूर्ण शरीरात घूमता रहता है। तो ड्राई मसाज जब हम करते हैं, आतसी यानी जवस का जो चूर्ण रहता है वो शरीर पे जब हम ये करते हैं तो, या कुछ उद्वर्तन वगैरह बाकी के जो रहते हैं अभ्यंग, स्नान करते टाइम जो हमें उठना लगाते हैं ना, तो उठने से जब हम ये मालिश करते हैं बॉडी का, तो कफ वो खींच के लेता है अंदर का,
और वेट लॉस जो रहता है ना, जो हम बोलते हैं कि सेलुलोज टेबलेट कब लेते हैं हम, कि हमारे अंडरगो फैट जो रहते हैं बॉडी के फैट, विजुअल फैट से जो पेरिफेरल फैट रहता है हमारा बॉडी फैट रहता है, तो ये उद्वर्तन से क्या होता है कि एब्सॉर्ब कर लेता है फैट अलग अलग तरीके से। तो इस तरह से ये होता है। तो इसमें देखिए कि पत्ते आहार में सेम जैसे उसमें बोला है ठंडाई रहती तो वैसे ही हमें खान पान रखना है, और उसी तरह से ही बीमारी होती है तो उसी तरह से ये सब करना पड़ता है। तो उसमें ज्यादा करके अवॉइड फूड दैट आर हार्ड टू डाइजेस्ट, यानी यहाँ पे जब समर सीजन शुरू होता है तो हार्ड फूड नहीं खा सकते, उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। अब आप बाहर होटल में जाके ये सब खाएंगे तो पछता है, लेकिन समर सीजन में अगर ये खाते तो दूसरे दिन जुलाब उल्टा पेट में दर्द वगैरह बाकी शुरू हो जाता है। तो स्लीपिंग एट डे टाइम धूप काले में थोड़ा सा ये कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अपना ये हर्बल फॉर्मूला जो शेक मेट है वो जबरदस्त काम करता है। एज मच एज 3 लार्ज एग जो प्रोटीन रहता है तो उसमें 1 कप में रहता है। विटामिन सी 2 पीछे जो रहते हैं उसमें जितना रहता है उतना। हाँ, जो ये हमने सब देखा है कि विटामिन ए जैसे ब्रोसली में रहता है, आलमंड के 25 पीसेस जो है उसमें का जो विटामिन ए है इसमें रहता है ई। वहां पे मैंने 1 चम्मच का ये दिखाया था ऑयल, तो यहाँ पे देखिए एंड अप टू 21 विटामिन एंड मिनरल्स इसमें है। एज मच एज फाइबर एज 1 स्मॉल एप्पल, जो एक एप्पल में फाइबर रहता है उतना फाइबर यहाँ पे रहता है। इसलिए आप फ्रेश और हर्बा कंट्रोल यहाँ पर भी आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो कफ बढ़ता है शरीर में और जो पतला होकर घूमना शुरू हो जाता है, और हमारा जो हमें सिल्लोज यहाँ पे अच्छा काम करता है। हाउ डज इट वर्क? सिल्लोज इज फॉर्मुलेटेड विद कॉर्न सिल्क। कॉर्न सिल्क इज एन हर्ब ट्रेडिशनली यूज्ड टू सपोर्ट हेल्दी एंड फ्लूइड बैलेंस। इस तरह से हम आगे देखेंगे कि कॉर्न सिल्क से बना है, यानी जो भुट्टा रहता है हम जो खाते हैं कॉर्न, यानी मक्का, मक्का के ऊपर जो ये रहते हैं बाल जैसे बुड्ढी के बाल जैसे, तो वो सब कॉर्न सिल्क रहते हैं। ट्रेडिशनली इसका यूज किया जाता है सांस्कृतिक दृष्टि। सिल्क एक्सट्रैक्ट प्रोमोट फ्लूइड बैलेंस, जो शरीर में कफ उतर के जो शरीर में समझो कहीं पे सूजन आ जाती है या कहीं पे फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, तो वो निकालने की वो कोशिश करता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार किसको होता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट अच्छी तरह से होना शुरू हो जाता है। सेलुलोज इज अ पार्ट ऑफ हर्बलाइफ वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड लाइन इन फॉर्मेटेड विद द कॉर्न सिल्क टू सपोर्ट फ्लूइड बैलेंस कॉम्बिनेशन विद हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल उसके साथ। तो इस तरह से। और अगला जो है वसंत ऋतु, मार्च से लेके जो अप्रैल तक इसका ये रहता है। विंड ब्लो टुवर्ड साउथ की तरफ ये शुरू हो जाता है। इसमें मध्य बल रहता है, और इस तरह से वसंत ऋतु में सूर्य बल अधिक रहता है। वसंत ऋतु में सूर्य तेज हो जाता है। संचित जो श्लेष्मा जो रहता है हमारे शरीर में वो भीतर के सब तरफ घूमने शुरू हो जाता है वैसे ही। तो इसलिए में खान पान में हमें हल्का खाना चाहिए, कि अलग अलग नमूने कैसे लघु वृक्ष आहार, यानी वृक्ष क्यों खाना चाहिए कि शरीर में कफ की बढ़ोतरी हो रहती है, तो हल्का एकदम पचने वाला लघु, गुरु यानी जड़, लघु यानी बहुत हल्का खाना खाना चाहिए। हल्का यानी जैसे जो हमारे डॉक्टर सुधीर सर परसों भी छोटे बच्चों के और माता पिता के लिए कुछ टिप्स देने वाले, बहुत अच्छा उनका लेक्चर होने वाला है। तो वो हर रात में अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उसके साथ थोड़ा सा भेड़ खाते हैं। तो भेड़ में क्या होता है कि उसमें वो वटाने के जो रहते हैं वो डालते हैं, जैसे शेंगा वगैरह, बाकी उसमें से फाइबर भी जाता है। और लघु यानी जो चुरमुरे रहते हैं वो बहुत लघु रहते हैं खाने में। तो इस तरह से ये गो दुग्ध टिक तक्र, ये ताक ज्यादा ज्यादा उस समय में पीना चाहिए। या वह शुंठी मुस्ता आसान, ये आप ये ले सकते हो स्क्रीनशॉट, बोल सकते हो कि पालक, ये अलग अलग क्या पाले भाजा हम खा सकते हैं। इस तरह से ये हम सब हरिद्रा अजमोदा जीरा हींग ये चीजों का ज्यादा करके हम यूज कर सकते हैं। और पत्ते विहार में अगर देखेंगे तो कफ के उपाय में थोड़ा सा व्यायाम कर सकते हैं। उद्वर्तन शरीर में इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑयल मसाज नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए तो ये अपना उठना जो बोलते हैं हम, उससे मसाज हम पूरे बॉडी का कर सकते हैं। और जो बहुत ओबेज है उनको तो आतसी जो बोलते हैं ना कि किसका जो हम ये करते हैं चटनी, जैसे किसकी चटनी बनाते हैं, आतसी, आतसी का जवस, जवस यस। तो जवस का जब ज्यादा ज्यादा यूज करते हैं उद्वर्तन के लिए, यानी वो पाउडर से मसाज के लिए पूरे बॉडी के ऊपर, तो सेलुलर लेवल का जो फैट है वो डिजोल्व होने में, एब्सॉर्ब होने में बहुत अच्छी तरह से मदद हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग क्रिया उस टाइम करते हैं। तो पत्ते आहार विहार में तो हमने देखा है कि किस तरह से ये क्या खाना चाहिए क्या नहीं, कि जो सहज पचता है उस सीजन में द्राक्ष आते हैं, केले आते हैं, संतरे आते हैं, अलग अलग ये भी सीताफल वगैरह बाकी। तो इस तरह से वहां पे व्याधि क्या होते हैं कि कफ वितरने की वजह से हमें खांसी आती है,
दम के लोगों को दम बढ़ना शुरू हो जाता है, सर्दी, अग्नि मांदे, अजीर्ण होता है, अगर अग्नि मांदे हो जाता है, भूखने लगती है, तो उसमें वमन, दीपन, पाचन, यही चिकित्सा अच्छी तरह से यूज हो जाती है। और अपना न्यूट्रिशन वहाँ पे अच्छी तरह से, बोन हेल्थ ये सभी की वजह से हो जाता है। और जो हमारा फ्रेश है, तो वो वहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क करके एनर्जी लेवल, मेंटल अलर्टनेस, रिड्यूस फटीग, ये भी सब यहाँ पे हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी ड्रिंक 3.5 कैलोरीज इसमें वो मिल जाता है, और कंसंट्रेशन अच्छी तरह से बढ़ता है। तो यहाँ ज्यादा हमें धाप लगती है, अगर शरीर में कहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है, तो कफ क्या होता है कि जगह जगह जाके वो स्त्रोत कर देता है। तो सर्कुलेशन वहाँ का अच्छा बढ़ाने के लिए हमें सेल एक्टिवेटर का ज्यादा करके यूज किया जाता है। तो कोई जख्म भरता नहीं है, किसी को वजन बढ़ाने का है, सेल को एक्टिव करना है, हमारे सेल को यानी इम्यूनिटी अंदर की बढ़ानी है, तो ज्यादा ये जो हम विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसका बरोबर सेलुलर लेवल तक जाके उसका डाइजेशन सेलुलर लेवल की तरफ अच्छा हो जाए, और सेल ग्रोथ अच्छी तरह से होने में ये सेल एक्टिवेटर अच्छी तरह से काम करता है। और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पिक्नोजेनॉल हेल्प इंप्रूव ब्लड फ्लो, एनर्जी एंड वाइटलिटी, प्रॉपर्टीज ब्रेन एनहांस एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोमोट ग्रोथ एंड रिपेयर एट सेलुलर लेवल, क्योंकि धूप काले में सेल्स ये जल्दी से जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो प्रोमोट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल का पार्ट रहता है, तो वहां पे न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करने में सपोर्ट करता है विथ अल्फा लिपोइक एसिड रहने की वजह से। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड प्रोड्यूस एनर्जी फॉर न्यूमरस बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस तरह से सेल एक्टिवेटर का अलग अलग अच्छी तरीके से हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हमारे डॉक्टर मैडम जो है वो अच्छी तरह से सेल एक्टिवेटर के ऊपर एक जबरदस्त ये लेती है। तो देखिए कि ग्रीष्म ऋतु जो हमारे है कि ऋतुचर्या, जो ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन, वहां पे द सन रेज बिकम्स पावरफुल एंड अपीयर्स टू बी डिस्ट्रक्टिव, यानी जो सन रेज है वो शरीर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। कफ डिक्रीज डे बाय डे अँड वाता इन्क्रीज कॉन्सिक्युटली, म्हणजे कफ जी शरीरातले कमी कमी होत चाललाय, आता वात वाढत चाललाय। हेच अवॉइड यूज साल्ट, पर्जेंट एंड सोर, म्हणजे साल्टी क्यों फिजिकल एक्सरसाइज समर सीजन में ज्यादा नहीं करना चाहिए, सनलाइट में ज्यादा जाना नहीं चाहिए, और ज्यादा नमकीन पदार्थ भी कम, उष्ण पदार्थ कम करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतुचर्या में अत्यरुक्ष आणि उष्ण और बल रहता है, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे खान पान में अगर मधुर रस सेवन करना चाहिए बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए, शीतल द्रव्य, स्निग्ध आहार सेवन करना चाहिए, जैसे चीज वगैरह, बाकी दूध वगैरह। जंगल पशु पक्षी का जो मांस रहता है वो पचने में थोड़ा, हरिन वगैरह हल्का रहता है, वो आप ले सकते हो। शर्करा विद शीतल उदमंत प्रयोग, यानी आप यहाँ पे शरबत, नींबू, छाछ, गाय का घी, अलग अलग मट्ठा, ये सब पी सकते हो। घृतन दुग्ध सेवन, शाली धान्य, यानी यहाँ पे आप दीवा स्वप्न ले सकते हो। ठंडी की सीजन में दोपहर सोने का नहीं, क्योंकि उससे सर्दी खांसी कब बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे तो धूप के सीजन में दोपहर में बाहर की गर्माहट से 15-20 मिनट आप आराम खुशी ले सकते हो। स्लीप अंडर मून लाइट एंड नाइट नाइट, यानी ग्रीष्म ऋतु में ठंडा बढ़ाने के लिए आप टेरिस पे जाके मून लाइट में आप सो सकते हो, चंदन लेप शरीर को लगा सकते हो, शीतल पुष्प मुक्त भी ये कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे चिकित्सा हम देख सकते हैं। एट नाइट वन शुड स्लीप ऑन द टेरिस फेसिंग मूनलाइट, एनहांस ड्यू टू हीट ऑफ द डे इज रिलीव्ड बाय, उससे ये होता है। या अलग अलग तरीके से उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे बताया है। तो अपना आहार क्या है इसमें, तो अपत्य आहार विहार, यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, उष्ण द्रव्य पान नहीं करना चाहिए, मद्यपान जरूर करना नहीं चाहिए, व्यायाम थोड़ा कम करना चाहिए, मैथुन जो रहता है वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको शरीर से और तकलीफ हो सकती है, और ज्यादा शरीर और दुर्बल होता है, और इन्फेक्शियस डिसीज को हम ये कर सकते हैं, प्रोन हो सकते हैं। अरुची, तृष्णा, दाह, पित्तज व्याधी या आजार त्यावेळेस होऊ शकतात, आणि उपचार करताना मात्र शीतल द्रव्य से कर सकते हैं। यहाँ पर भी अपना ये जो न्यूट्रिशनल है, तो ये सभी बॉडी को न्यूट्रिशन देके सेलुलर लेवल तक ये पोषण करता है, और अच्छा शरीर को बैलेंसिंग बनाने में अपना ये अच्छी तरह से कारगर साबित होता है अपना ये सोया बेस्ड न्यूट्रिशन ड्रिंक। तो इसमें ज्यादा ये ऋतु में शेकमेट की हम मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें देखिए किस तरह से किसकी किसमें मात्रा बढ़ाना है। जब ठंडी का सीजन रहता है तो बहुत सारा हमें पचता है, तो हमें वहां पे 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच हम पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर कर सकते हो।
और देखिए कि धूप काले में हम शेकमेट की मात्रा ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और जो समकाल रहता है तो उसमें जो भी हमारा बैलेंसिंग न्यूट्रिशन बताए उस तरह से हमें शेक ले सकते हो। तो इस तरह से भी ये हम बारकावे यहाँ पे ये कर सकते हैं। यहाँ पे जो शेकमेट है उसमें तो 1 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा सोया बेस्ड जो मिल्क ऑफ हुए वहां से एक्सट्रैक्ट किया है, तो विटामिन डी कैल्शियम ज्यादा मिलता है। और 2 स्कूप में यहाँ पे 10 ग्राम से आगे प्रोटीन भी हमारे शरीर को प्राप्त हो जाता है। और बच्चों में डायनोशेक वहाँ पे ज्यादा ज्यादा यूज हम 1 से 2 चम्मच मात्रा में बढ़ा सकते हैं। तो इसमें इसेंशियल विटामिन मिनरल्स जो बच्चों की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है तो वो मिल जाता है हर एक ऋतु में। तो ये डायनोशेक इंपॉर्टेंट रहता है। और अलग अलग आप फ्लेवर ले सकते हो। ठंडी की सीजन में चॉकलेट ले सकते हो, और गर्मी की सीजन में आप स्ट्रॉबेरी फल फ्रूट की तरफ आप जा सकते हो। इस तरह से ये हम थिंकिंग कर सकते हो। ज्यादा मल्टीविटामिन 2 से लेकर 3 टाइम 4 टाइम हम समर सीजन में कर सकते हैं, और विंटर सीजन में हम 2 टाइम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कौन सी ऋतु में ये बढ़ाना है, कौन सी ऋतु में थोड़ा नॉर्मल रेंज पे रहना है, ये सबकी थिंकिंग में रहना चाहिए। सभी को ये आना चाहिए। तो इस तरह से 20 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो इसमें विटामिन ए बी सी डी ये सभी चीजें आ जाते हैं, आपको पता है। तो समर सीजन में क्या होता है कि बार बार हमें प्यास लगती है और बार बार पानी पीते हैं और कुछ खाया तो पचता नहीं है, क्योंकि अग्निमंद रहता है, पेरी को गया रहता है। तो क्या होता है कि बार बार हमें जुलाब उल्टी बाकी सब होना शुरू हो जाते हैं। तो हम न्यूट्रिशन में ये अपना जो सिंपली प्रोबायोटिक्स है वो डाल के भी हम न्यूट्रिशन अच्छी तरह से ले सकते हैं, और पेट को एक अच्छा फिट एंड फाइन रख सकते हैं। और वो शरीर को अच्छी तरह से हमें एक हमारे गट्स को एक वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा रख सकता है। तो देखिए कि वर्षा ऋतु यानी यहाँ पे बारिश का सीजन रहता है। तो बारिश के सीजन में वात बढ़ता है, पित्त मध्यवर रहता है और कफ कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इन रेनी सीजन अग्नि डाइजेस्टिव एक्टिविटी वीक रहती है उसमें। ऑलरेडी डेबिलिटीज बाय समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में यानी धूप काले में अग्नि ऑलरेडी शरीर को थकान महसूस होती रहती है, और उसमें ये थोड़ा सा दोषेश यहाँ पे बढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी खान पान में हल्का खाना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया तो जो पचेगा उस तरह से खाना चाहिए। जब बाहर बोलते हैं ना कि जो हमारा सूरज है वो बाहर के ढक से अगर आच्छादित हो जाता है बादलों से, तो हमें कम से कम खाना चाहिए। जब सूरज दिखता है हमें तो अच्छा खाना खा सकते हैं आप। तो बाहर की दुनिया को या निसर्ग को देखते देखते हमारा खान पान रहन सहन रहना चाहिए, क्योंकि हम उसी के ही एक पार्ट होते हैं। पत्ते विहार में जो ऐसे रहते हैं ना कि उद्वर्तन करना चाहिए, पुष्प का धारण करना चाहिए, लघु वस्त्र ये जो है ना वो लघु वस्त्र यानी जो भी क्या पहनना चाहिए कि जैसे समर सीजन में हल्का सा बंडी हम पहनते हैं, और ठंडी के मौसम में स्वेटर पहनते हैं, तो उस तरह से पहनावे भी बदल करना चाहिए। यही न्यूट्रिशन इसी तरीके से जब हम लेते हैं तो उसमें ये पूरे 114 प्रकार के घटक और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो रहते हैं, जिंक मैग्नीशियम आयरन पोटेशियम कॉपर सिलीनियम, ये सभी इसी में आ जाते हैं। और इस तरह से ये हमें शरीर को इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें अगर वात बढ़ता है, पेट सफाई नहीं होता, बाकी कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, तो यहाँ पे आप ज्यादा करके एक्टिवेटेड फाइबर का भी यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो शुरू हो जाते हैं वर्षा ऋतु में, तो ये प्रॉब्लम दूर होने में वो मदद कर देती है। तो उसमें 5 ग्राम फाइबर्स रहते हैं पर सर्विंग्स। और हमारे खान पान में पूरे दिन में 25 से लेकर 35% तक फाइबर या 30% तक फाइबर की मात्रा रहना चाहिए। लेकिन उतना मात्रा हमारे खान पान में नहीं मिलते, उतने सब्जी पाली भाजियां नहीं रहते। उसकी वजह से खाने से पहले हम ये फाइबर की टैबलेट खा के, या इसमें का 1 चम्मच अगर हम शेक के साथ भी लिया तो भी हमें फाइबर का, जिसको कम है जिसको पेट साफ नहीं होता, तो ये फाइबर एक्टिवेटेड फाइबर या एक्टिवेटेड टैबलेट फाइबर के हम ले सकते हैं और शरीर फिट एंड फाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से धूप जो रेनी सीजन में किस तरह से ये सब मौज मजा रहती है, इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म करके उबाल के लेना चाहिए, इस तरह से बताया है। यहाँ पे अतिसार, त्वचेचे विकार, संक्रामक इन्फेक्शियस डिसीजेस ये सब होते रहते हैं। इसकी वजह से वात कम करने के लिए बस्ती, ये सभी चीजें यहाँ पे लिया जाता है। अपना न्यूट्रिशन यहाँ पर भी अच्छा काम होता है। यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन जाना चाहिए। जैसे 300 ml वाटर में 3 स्पून Formula 1 शेक मिक्स, 1 स्पून पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर और 1 चम्मच शेकमेट यहाँ पे ले सकते हो। जिसको वजन बढ़ाना है वो 2 चम्मच शेकमेट यहाँ पे कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे अफ्रेश और हर्बल कंट्रोल भी अच्छी तरह से यूज किया जाता है। शुंठी युक्त अगर हम ये लेते हैं गर्माहट, वहां पे जब अच्छी तरह से वात दोष भी ये कम करता है।
और अच्छी तरह से ये काम करना शुरू कर जाता है। और ये हर्बा कंट्रोल इस तरह से। तो लास्ट का जो है अपना, तो ये आता है वो शरद ऋतु। शरद ऋतु जैसा है कि द पर्सन बिकम्स अक्यूस्टोम्ड टू द कोल्ड ऑफ रेनी सीजन। यहाँ पे क्या होता है कि शरद ऋतु में अक्टूबर हीट्स ज्यादा बढ़ती है, सितंबर अक्टूबर नवंबर जैसे बोलते हैं ना अक्टूबर हीट, तो यहाँ पे पित्त बढ़ा रहता है, वात कम होता है लेकिन पित्त बढ़ता है, आप बोलते हैं अक्टूबर हीट्स। तो यानी यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश, किसी को रक्तदान करना है तो अक्टूबर महीने में रक्तदान जाके जरूर कीजिए। रक्तदान में से पित्त सब निकल के जाता है और आपको फिटनेस जबरदस्त मिलता है। तो यहाँ पे अक्टूबर हीट से तो आप बोलेंगे कि यार ठंडा बाहर है, हीट कैसे बढ़ गई, तो उसकी वजह से पित्त प्रकोप रहता है। तो यहाँ पे विरेचन चिकित्सा होने के बाद यह अपने आप कम हो जाता है। और खाणे में मधु लघु पित्त शामक अशा औषधांचा खाण्यापिण्यात वापर करायचा। तिक्त घृतपान त्यामध्ये तुम्ही करू शकतात। शाली धान्य युवा गोधूम ये अलग अलग आप ले सकते हो। इस तरह से खान पान में भूख बढ़ती है तो अच्छी तरह से हमें सब चीजों का यहाँ पे यूज करना चाहिए। यहाँ से हमारा श्रावण महीने से ऊपर ये सब शुरू हो जाता है, ठंडाई शुरू हो जाती है, तो हमें अच्छी तरह से खान पान लेके फिर से शरीर में व्याधि बल बढ़ाना है। औषधों यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि पानी में वर्षा ऋतु बारिश की वजह से सब तरफ दलदल रहता है, तो पानी में बैक्टीरिया इन्फेक्शन ज्यादा रहती है। तो गर्म करके हंसोदक, उसे हंसोदक बोलते हैं। वाटर विच गेट हीटेड बाय हॉट सन रेज ड्यूरिंग डे, कूल्ड बाय मून रेज ड्यूरिंग नाइट for many days, which has been detoxicated by the rays of the star, which is pure and capable of त्रिदोष शमन का ये काम करता हूँ सुदक। जो भी यहाँ पे लेते वर्षा ऋतु में गर्म करके ठंडा पानी पीना चाहिए, गर्म करके उबाल के। लेकिन यहाँ पे पानी एक अच्छा रहता है कि जो सूरज में और रात के ठंडाई में जब उसको ये करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स, तो उसको हम सुदक बोलते हैं। और इसमें भी हम हल्का खाना खा सकते हैं। इस तरह से पत्ते विहार में खाना हम तिल तेल बाकी का ये धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ठंडी बढ़ती है तो खान पान जो भी कुछ हम खाते हैं पीते तो शरीर को पोषण मिलता है। सभी कुछ यहाँ पे आप खा सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी अम्ल पित्त, शीत पित्त, शरीर पे खाज वगैरह हो जाता है ठंडाई में, जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट रहती है विरेचन और रक्त मोक्षण। मैं बोला ना रक्त मोक्षण यानी खून निकालना बाहर। अगर हम ब्लड लेटिंग करते हैं या डोनेशन करते हैं तो भी हमें अच्छी तरह से उसके फायदे मिलते हैं। और जुलाब की दवा रहती है यहाँ पे, कुछ 2-3 दिन आपको कुछ घृत पान किया जाता है, यानी तूप औषधी द्रव्यांनी असं तूप दिलं जातं। आणि एकदा तुमचं स्नेहन छान झालं की एकदा मसाज करून पेटीमध्ये बसवतात, स्वेदन दिलं जातं आणि बाहर निकालने के बाद एक टैबलेट ऐसी दी जाती है, इच्छा बेदीरज जैसी ऐसी कुछ, कि जिसकी वजह से आपको 10-15 जुलाब भी होते हैं और पूरा शरीर में से पित्त वहां से निकल जाता है। उल्टी से कफ निकलता है, जुलाब से पित्त निकलता है और बस्ती से वात की शमन हो जाती है और रक्त मोक्षण से पित्त से भी। तो इस तरह से की पॉइंट अगर लास्ट में देखेंगे हम, तो वर्षा ऋतु में प्रिवेंट अम्ल कॉन्टामिनेटेड वाटर नहीं खाना चाहिए, पीना चाहिए वर्षा ऋतु यानी बारिश की इसमें। शरद ऋतु में क्या होता है कि धूप ज्यादा रहती है, स्ट्रॉन्ग सन रहता है, पित्त शामक आहार विहार करना चाहिए। हेमंत ऋतु में क्या रहता है कि दिवाली दसरा से ठंडे सीजन आती है तो हेवी खा सकते हैं हम और दोपहर में सोने का नहीं रहता है। शिशिर ऋतु में फॉलो हेमंत सेम। वसंत ऋतु में कफ बढ़ता है तो उसमें कफ प्रकोप बढ़ने की वजह से वहां पे ज्यादा हनी का प्रयोग कर सकते हो आप। ज्यादा करके यहाँ से आगे आप आपके अफ्रेश में थोड़ा 1 चम्मच हनी भी बढ़ा सकते हो अपने एखादा नींबू के साथ। ग्रीष्म ऋतु यानी धूप काले में स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम एक्यूमुलेटेड ऑफ वाताज हैज टेकन केयर, उसे सत्तू शरबत पान वगैरह बाकी छाछ या ये सब हम ले सकते हैं। तो ये आपने देखा है की सर्व रस रसाभ्याम यानी जो सर्व रस आहे म्हणजे षडरस, जैसे मधुर अम्ल लवण कटू तिक्त कषाय, हे 6 रसांचं सेवन करायला पाहिजे। पण जे कफ वाढतो हेमंत शिशिर मध्ये, तर वसंत ऋतूमध्ये वमन दिलं जातं, मी ते सांगितलं। वात याच्यामध्ये ग्रीष्मामध्ये वात वाढतो त्यामुळे बस्ती चिकित्सा दिली जाते। पित्त वाढतं शरद ऋतूमध्ये तेव्हा विरेचन आणि रक्तमोक्षण केलं जातं। तो ये तरीके से ये पंचकर्म जैसे होते हैं तो उससे ये व्याधि रक्षण करने के कार्य होते। तो किस तरह से ऋतुचर्या में ऋतु संधि एक रहता है कि एक ऋतु छोड़ के दूसरा ऋतु जब शुरू होता है, तो अभी ये ऋतु संधि में आ रहे हैं कि ठंडाई होकर हम गर्मी की तरफ जाते हैं, तो झट से हमें गर्मी का एक्सीडेंट है लास्ट 7 डेज ऑफ आउटगोइंग ऋतू एंड फर्स्ट 7 डेज ऑफ इनकमिंग ऋतू। तर याने 7 दिवस मागचे आणि पुढच्या ऋतूचे 7 दिवस ही ऋतू संधी आहे आणि ह्यामध्येच मोठे आजार होतात।
कारण धड आपण ह्या ऋतूनुसार वागू शकत नाही ना, धड आपण उन्हाळ्याची परिचर्या करू शकतो. ते केलं तर कफ वाढतं, हे केलं तर पित्त वाढतं. त्यामुळे इथे डोकं लावून आपल्याला इम्पॉर्टन्स पीरियड ऑफ ससेप्टेबल ऑफ वेरियस डिसीजेस, यहाँ पे डिसीजेस ज्यादा हो जाता है, शुड नॉट लिव द डूज एंड डोंट्स आउटगोइंग, इसीलिए तो यहाँ पे तिल गुड़ के लड्डू दिए हैं, ना कि कब बढ़े ना कि पोषण भी हो, दोनों तरीके से हमें मकर संक्रांत आ जाती है। तो इस तरह से हमें ओक साथ में, ये ओक साथ में जो है कंटिन्यू यूज ऑफ, जो भी हम समझो ओक साथ में एक ऐसा प्रकार है कि बार बार हमें इससे यूज करने के बाद वो हमारे शरीर को साथ में हो जाता है। कि समझो एक अल्कोहल है, जो अल्कोहल पीता है तो उसको ओक साथ में हो जाता है, वो हमारे शरीर को लगता नहीं है। किसी गधे के सामने भी अगर अल्कोहल रखते तो पीता है क्या? नहीं पीता। जानवर के सामने अगर तंबाकू के एक पिंडी अगर हरी भरी भी रखे तो उस पिंडी को हाथ नहीं लगाता, खाली आदमी उसको मल मल के मुंह में डालता है। तो उस तरह से ओक साथ में यानी कुछ चीजें हमें डाल डाल के, जैसे विष कन्या रहती थी पहले, विष तो सभी को पचता नहीं है, लेकिन वो बार बार विष का प्रयोग करके वो उसको खुद को साथ में बना लेती। तो वैसे कुछ ओक साथ में जो रहते हैं। तो कंक्लूजन क्या है लास्ट स्लाइड में? ऋतुस डिपेंड्स ऑन द जियोग्राफिकल एरियाज अराउंड द वर्ल्ड, देयर मे नॉट बी ऑल द 6 ऋतुस ऑफ ऑल कंट्रीज। या हमारे यहाँ 6 ऋतुस इंडिया में है, बाहर ऐसे नहीं है, 3 ऋतु भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से वहां पे वो ये दिनचर्या या ऋतुचर्या पालन करनी चाहिए कि किस ऋतु क्या है वहां पे, अभी ठंडाई है क्या है, वो हिसाब से वो ये देख के कर सकते हैं। और इस तरह से आइडियल प्रेजेंटेशन जो रहता है, तो करंट सिनेरियो ये सब देख के हम ऋतुचर्या के बारे में शोधन शमन करके हम अपना बॉडी मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे कल्चर ने ऋतुचर्या बताया है। ऋतुचर्या थोड़ा हार्ड टॉपिक था, लेकिन उसे लेना जरूरी था। कुछ ना कुछ हमें आईसाइट में आ जाता है, कुछ ना कुछ हमें दिमाग में थोड़ी सी रोशनी आ जाती है। उस तरह से हम अपने खान पान में बदलाव करके हमारा फिटनेस मेंटेन रख सकते हैं। तो थैंक यू। यहाँ पे आने के बाद आपको तो इस तरह से अलग अलग एजुकेशन से हेल्थ मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, मनी, रिलेशनशिप, रिकॉग्नाइजेशन, ये सभी चीजें यहाँ पे मिलते हैं। और जो आपको एजुकेशन और हेल्थ यहाँ से मिलती है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसका विनियोग करिए। आपको मिलने वाले आरोग्य और ऐश्वर्य से आपसे, आपके हाथ से कुटुंब सेवा, समाज सेवा, देश सेवा गढ़े, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। लास्ट में बोलता हूँ, कौन सदा निरोगी रहता है? नित्यम हित आहार विहार सेवी। किस तरह से दिनचर्या ऋतुचर्या पालन करके आहार विहार सेवन करना चाहिए। जो परोपकारी वृत्ति से काम करता है, जो विषय सेवन में आसक्त नहीं रहता है, जो दाता देने वाला, जो समदृष्टि है सबकी, सत्य जो सत्य पे रहता है, समपरा, क्षमावान जो क्षमा करता है, आप्तोपसेवी च यानी जो आप्तोपसेवी यानी जो गुरु है, माता पिता है, उनकी जो सेवा करता है, जो भवंती अरोगाहा यानी जिनको रोग कभी भी होते नहीं है। तो इस तरह से where else can everybody come together at one time and one common bond to help people with better nutrition and help people better their lives. Yes, इसी तरह से हम एक साथ आके हमारे मिशन से जुड़ चुके हैं to make the world healthy and happier. Yes, thank you, big thank you, Marcus. Yes, coming together is beginning and keep together is progress, working together is success. Thank you very much. This is from my side. Yes, thank you sir. Yes, thank you very much sir. आपण खूप कमी शब्दांमध्ये जास्त माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि आपलं खानपान कसं असावं याच्यावरती जास्त आपण भर दिला आहे। आपल्याला व्हिटॅमिन डी ची आपल्याला आवश्यकता कशी आहे या गोष्टी आपण प्रकर्षाने त्याचं महत्त्व सांगितलं। हर्बा कंट्रोल आपल्या प्रोडक्ट विषयी सुद्धा आपण माहिती दिलेली आहे। चला, ह्या सुंदर अशा मार्गदर्शन आपल्याला सरांनी केलेलं आहे। तर हा विषय आपण जसं इंग्रजी कॅलेंडर फॉलो करतो तसं मराठी सुद्धा कॅलेंडर आपल्याला तितकंच महत्त्वाचं आहे आणि प्रत्येक ऋतूचं प्रत्येकाचं आपल्याला वेगळं महत्त्व आज आपल्याला कळालेलं आहे। तर कोणाला याविषयी काही प्रश्न असेल तर हँड रेज करा आणि आपला फीडबॅक कोणाला द्यायचा असेल त्यांनी सुद्धा हँड रेज करायला हरकत नाही। येस, माझा हँड रेज आहे आणि मी को-होस्ट असल्यामुळे आय टेक द अपॉर्च्युनिटी टू टॉक फर्स्ट। येस येस, मी ही अपॉर्च्युनिटी ओढून घेतली संकेत सर काही म्हणायच्या अगोदरच, पण त्याचं कारण आहे जेन्युइनली जेव्हा ऋतुचर्य हे टॉपिक बघितलं की सर घेणार आहेत तेव्हा खरोखरच मनात आलं होतं की पहिली गोष्ट टू बी व्हेरी ऑनेस्ट की ह्याची आपल्याला गरज आहे का या टॉपिकची, ओके। आणि दुसरी गोष्ट असं काय सर डिलिव्हर करणार आहेत, 4 वाक्यात ऋतुचर्या सांगता येऊ शकते, बट खरोखरच हे सेशन ऐकल्यानंतर हे कळालं की किती अमेझिंग गोष्टी आपल्याला कळाल्या आहेत। अगदी छोट्या छोट्या म्हणजे
आपण ब्लड डोनेट कधी करायला पाहिजे पासून ते न्यूट्रिशन आणि ऋतू याचं जी सांगड सरांनी घातली, मग ते आपलं हर्बालाईफचं असो का आपल्या दैनंदिन आयुष्यात जे न्यूट्रिशन आपल्याला मिळतंय त्याच्याविषयी असो. रिअली हॅट्स ऑफ आनंद सर, तुमच्या नॉलेज विषयी काय बोलावं तेवढं कमीच आहे. आणि तुमची जी डिलिव्हरी करायची जी कपॅसिटी आहे लोकांपर्यंत स्लाइड्सद्वारे तुमच्या शब्दांद्वारे जे तुम्ही पोहोचवता, दॅट इज रिअली ऑसम सर. थँक्यू सो मच. थैंक यू सर. मैं ये बात करने की कोशिश करूँ कि ये टॉपिक मेरे ख्याल से इंडिया में पहली बार किसी फोरम पे हुआ है तो खाली हेल्थ बास्केट के फोरम के ही ऊपर हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड में किसी ने ये टॉपिक इतना जबरदस्त डिलीवर नहीं किया है. फिर भी मेरा टॉपिक कल था, आपने मुझे आज लेने के लिए अचानक बोला कल, तो मैंने ये ज्यादा देने की मैंने कोशिश की. शायद नेक्स्ट बार में और इससे भी अच्छा आपको डिलीवर कर सकूं. थैंक यू सर. सर हम आपको रात को 12 बजे भी रिक्वेस्ट करेंगे तो आप 1 बजे पीपीटी के साथ रेडी हो जाते हो, ये हमको पता है. रियली अमेजिंग सर, जबरदस्त. यस संकेत सर, प्लीज कंटिन्यू. नेक्स्ट हैंड रेज है श्रेया मैडम. यस, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जब मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया था, ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक गया था मुझे समझने में, और जो सर ने अभी एक्सप्लेन किया ना इतना आसान तरीके से, मतलब मी म्हणू इच्छिते की याचे छोटे छोटे स्लाइड्स टाइप म्हणजे 30-30 सेकंदाचे बनवून मी मोह आवरू नाही शकले की आमच्या फोरममध्ये काय होतंय बघा. स्टेटसला ठेवण्याचा मोह नाही आवरला मला, कारण इतकं व्हॅल्युएबल आहे ना हे. दिनचर्या जो मी पण नेहमी म्हणतेच की दिनचर्या जो फॉलो करतो ऑटोमॅटिकली त्यांना हेल्थ मिळते. पण कन्फ्युजन नेहमी असतं की जेव्हा एखादा ऋतू चेंज होतो, लहानांपासून ते वृद्धांपर्यंत, जे म्हणजे की सक्सेस म्हणू शकतो आपण हेल्थच्या बाबतीत, की जर हेल्थ एखाद्याला पाहिजे तर वात, पित्त आणि कफ हे जर बॅलन्स असेल तर एखाद्याला नाही का एक हेल्दी राहण्याची गुरुकिल्ली मिळाली असं म्हणता येतं. तर हे सगळं आणि त्याचं कनेक्शन आपल्या सणांशी कसं आहे, तर काही लोक डाएट किंवा चुकीच्या कन्सेप्ट ठेवून हे मला खायचंच नाहीये असं समजून सण साजरेच करायचे बंद झाले. तर सरांच्या वतीनं मी सगळ्यांना सांगू इच्छिते की त्याचं महत्व सायंटिफिकली आहे, जे सरांनी खूपच भारी पद्धतीने सांगितलं. तर दिवाळी आहे तर गोड खाण्यात म्हणजे आपल्या आरोग्यासाठी फायदाच आहे. तर आपल्याला डेफिनेटली कॅलरी मॅनेजमेंट पण शिकवलेलं आहे. तर कॅलरी मॅनेज करत करत आपण त्या सगळ्या गोष्टींचा आस्वाद घेऊ शकतो. आता याच्या पुढे जे सण येतील त्याचा आम्ही मनापासून अजून जास्ती म्हणजे सेलिब्रेशन करू आणि जास्तीत जास्त अजून हेल्दी व्हायचा ट्राय करत राहू. तर थँक्यू सो मच, खूप मनापासून थँक्यू की तुम्ही हे खूप इझी करून सांगितलं. आणि डेफिनेटली की म्हणतो ना आपण असं की ते इतकं ज्ञान होतं, अथांग ज्ञान होतं की ग्रास्पिंग कॅपॅसिटी मध्ये कदाचित असं होऊ शकतं की थोडस विसरलं. तर मी रिक्वेस्ट करेन की हा टॉपिक तुम्ही नंतर सुद्धा अजून घ्यावा, की जेणेकरून ऐकून आमची ही जी ऋतुचर्या आहे, जशी दिनचर्या फिट बसली आता माइंड मध्ये, तसं ऋतुचर्या सुद्धा आमची फिट बसेल आणि आम्हाला इझी होईल अजून की आम्ही जास्तीत जास्त हेल्दी कसं बनू. थँक्यू सो मच, खूप आतून म्हणजे धन्यवाद तुम्हाला की हे खूप इझी करून आम्हाला सांगितलं. थँक्यू श्रेया मॅम फॉर गुड फीडबॅक. छान फीडबॅक आपण दिलेला आहे. यानंतर आपण जाऊयात निर्मला मॅडम यांच्याकडे. निर्मला मॅम. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आणि आजचा टॉपिक जो आहे तो म्हणेल मी की इंटरनॅशनल सेमिनार मध्ये आम्ही असे टॉपिक्स अरेंज करतो आणि तसंच सरांनी इतकं सुंदर डिलिव्हरी केलेली आहे की मला आज असं वाटलं की मी पुन्हा माझ्या क्लासमध्ये बसले किंवा सेमिनार मध्ये बसलेली आहे आणि मी सगळं रिवाइज करते. भलेही सगळं माहिती आहे मला, पण तरी रिव्हिजन खूप मस्ट आहे. आणि जसं आपण म्हणतो की 3 आपल्या आरोग्याच्या गुरुकिल्ल्या आहेत असं मी म्हणेल की दिनचर्या, ऋतुचर्या आणि सद्वृत्त पालन. हे जे व्यक्ती करतो
तो हेल्दी आणि हॅपी आयुष्यभर राहू शकतो. म्हणजे ह्या गुरुकिल्लीच आहे ज्या शास्त्रामध्ये सांगितलेले आहे. आणि आज सरांनी ऋतूंचं जे महत्व पटवून दिलेलं आहे. मला असं आधी वाटलं की सर फक्त आता जो ऋतू चाललेला आहे शिशिर ऋतू याविषयीच बोलतील, पण सरांनी पूर्ण 6 ऋतूंविषयी तुम्हाला खूप सुंदर गाईड केलं. आणि मी पण काही स्क्रीनशॉट्स घेतले सर, कारण मला मोहनही आवरला आणि ते मी माझ्या मुलांसोबत शेअर करणार आहे कॉलेजच्या. खूप सुंदर डिलिव्हरी तर होतीच, पण तिळगुळ खावं त्याचं काय महत्व आहे या सीझन मध्ये हे सुद्धा तुम्ही सांगितलं. नाही तर बरेचसे लोक कॅलरी कॉन्शियस किंवा डाएट कॉन्शियसच्या नावाखाली तिळगुळ खाणारच नाही. तर मी जो अभ्यंगाचा टॉपिक दिवाळीत घेतलेला, ऍक्च्युअल अभ्यंग स्नान तेव्हापासून सुरू करायचं असते. तसं तर रोजच करावं, पण हा जो ऋतू तेव्हा सुरू होतो, हेमंत ऋतू आणि शिशिर ऋतू, ह्या ऋतूंमध्ये अभ्यंग स्नानाचं विशेष महत्व आहे. कारण आपली जी त्वचा आहे ती वृक्ष व्हायला लागते, कोरडी व्हायला लागते. आणि अभ्यंग केल्याने काय होतं की ती वृक्षता कमी होते. आणि त्यासोबतच जर समजा तुम्ही तीळ तेलाचं अभ्यंग करत असाल तर तुमच्या शरीरात जे ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड्स आहे, ज्याला आपण गुड कोलेस्टेरॉल म्हणतो, ते सुद्धा ऍब्सॉर्ब व्हायला मदत होते. आणि सरांनी हेही सांगितलं की पतंग का उडवावी, है ना. पतंग उडवल्याने काय होतं की आपण घराच्या बाहेरच निघून पतंग उडवावी लागते. म्हणजे तुम्हाला सनलाईट, जो विटामिन डी तुम्हाला त्यातून मिळणार आहे, तो त्याचं एवढं सुंदर महत्व आहे. म्हणजे आपण मुलांना रागवतो, काय रे उगाच उन्हात चाललाय पतंग उडवायला, पण ते खरंच उडवू द्या आणि पण काळजी घेऊन उडवा, जेणेकरून कुठलंही नुकसान होऊ नये. तर असं प्रत्येक ऋतूचं महत्व आहे. जसं रक्तमोक्षण चिकित्सा आहे, ऍक्च्युअली ती चिकित्सा आहे जी पित्ताचे शमन करते आणि ती शरद ऋतूतच करायला पाहिजे, कारण तेव्हा आपल्या शरीरातला पित्ताचा प्रकोप झालेला असतो. आणि त्या काळात जर तुम्ही रक्तमोक्षण केले तर पित्तामुळे होणारे आजार, जसं बऱ्याच लोकांना स्किन डिसीजेस असतात, ऍलर्जी असते किंवा हायपर ऍसिडिटी असते, तर हे विकार कमी करायला मदत करते. म्हणजे जे पंचकर्म आज सरांनी सांगितलं, मला तसं म्हणायला लागेल की आज आयुर्वेदातले तज्ञ तुम्ही निर्माण करतायत सर इथे आपल्या फोरमवर, असं मला वाटायला लागलं. आणि खूपच म्हणजे जर मी पण बोलले तर खूप जास्त वेळ होईल. थँक्यू सो मच आनंद सर की तुम्ही खूप सुंदर सगळा टॉपिक घेतला. असं वाटलं की थोडा मोठा झाला, पण हा गरजेचा होता, कारण आपल्याला त्यातनं खूप सुंदर इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे. आणि हा प्रत्येक व्यक्ती आता आपल्या फोरमवर एक नॉलेज घेऊन जसं भलेही तो डॉक्टर नसला तरी तो डॉक्टर होण्याच्या प्रोसेसकडे चाललाय असं मी म्हणेल. कारण वेलनेस कोच पण हा तेवढाच महत्वाचा जेवढा डॉक्टर महत्वाचा आहे. थँक्यू सर. यस, थैंक यू निर्मला मैम. यस, थैंक यू मैडम. और जो पतंग उड़ाने का है, हमें दूसरे का पतंग काटने का नहीं है. आपण काचेरी मांजाचा वापर करण्याचा टाळावा असं आपल्या मुलांना सुद्धा देखील सांगावं, आणि इतर कुणी वापरत असतील त्यांनाही सांगावं, कारण आकाशामध्ये जे पक्षी उडत असतात त्यांना सुद्धा काही हानी होणार नाही, आपल्यामुळे निसर्गाची हानी होणार नाही याची सुद्धा आपण काळजी घेऊन या गोष्टी करायला हव्यात. चला पुढे आपण जाऊयात. रमा मॅडम, संक्रांती आहे म्हणून खूप एन्जॉय करावं असं मला वाटतंय. मला असं वाटतंय रमा मॅडमला बोलायची संधी देऊ नये, कारण त्यांच्या चेहऱ्यावरचा ग्लो आणि आनंद सगळे शब्द सांगतोय. मला शब्द वापरायचीच गरज नाही रमा मॅडम. नेहमीसारखाच आनंद सरांनी छान टॉपिक घेतला आणि ऍक्च्युअली जसं सगळ्यांना डेलिव्हर होतो तसाच तो मला सगळ्यांबरोबर डेलिव्हर होतो. त्याच्यामुळे मी पण एक स्टुडंट म्हणून नेहमी ऐकते, जरी मी काही करत असेल तरी ऐकते, कारण असं ऐकायला संधीच मिळत नाही आपल्या फोरम शिवाय. खूप सुंदर टॉपिक तर झालाय सर. आणि जसं सरांनी सांगितलं की आता ह्या मकर संक्रांतीमध्ये आपण जो विकतचा हलवा जो आणतो आणि तो जो वापरतो ना, तर त्याऐवजी डेफिनेटली आता सगळे तिळाची चिक्की किंवा तिळाचे लाडू किंवा तिळगुळ, आणि मी गेले 3 वर्ष झाले की तिळगुळच दळलेलं जे असतं ते हळदी कुंकाला बायकांना देते, मी हलव्याचा वापर करत नाही. येस सर. आणि आणखीन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर आपल्याला हाडं मजबूत जर ठेवायची असतील तर जेवणानंतर आम्ही आमच्या पेशंटला, म्हणजे आज सांगतात तेच ऐकून मी पण सांगायला लागले, तर जेवण झाल्यानंतर बडीशोप, तीळ आणि जवस हे मिक्स करून ठेवले म्हणून आम्ही थोडंफार तोंडामध्ये टाकतो. येस. आणि आणखीन एक क्वेश्चन आहे आनंद सर तुम्हाला, की तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीने ऋतुचर्या सांगितली, तर जी लोक व्याधींनी ग्रस्त आहेत किंवा मधुमेह ज्यांना आहे किंवा उच्च रक्तदाब ज्यांना आहे, तर अशा लोकांनी पण हीच ऋतुचर्या फॉलो करायची की त्याच्यामध्ये आणि काही मॉडिफिकेशन करावे लागतात, किंवा गर्भिणी जी असते तिला, तर त्याबद्दल थोडंसं सांगावं सर. येस, जसं दिनचर्या असतं तशीच ऋतुचर्या सुद्धा आहे.
त्याच्यामुळे हे सगळ्या प्राण्यांपासून ते सगळ्या सृष्टीतील ह्याच्यावर ह्या ऋतूंचा परिणाम, या निसर्गाचा परिणाम होत असतो. त्याच्यामुळे त्या ऋतूला बघून आपलं बॉडी हिमोस्टासिस राहण्यासाठी आपण ती चर्या सांगितलेली आहे. फक्त ज्यांना डिसीज आहे, जे गर्भिणी आहे, त्यांना मात्र त्यातले जे काही पंचकर्मासाठी जी शुद्धी क्रिया सांगितलेल्या आहेत त्या थोड्याशा टाळाव्या लागतात. ज्या गर्भिणी आहेत त्यांना तर पंचकर्म टाळलंच पाहिजे. पण ज्यांना व्याधी आहे, आता विशेषतः ज्यांना डायबिटीस आहे त्यांनी तर विशेषतः वमन करायला पाहिजे. कारण हा डायबिटीस हा कफजन्य व्याधी आहे, ज्याच्यामध्ये पृथ्वी आणि आग, तेज आणि संतर्पणजन्य ह्या गोष्टीच्या खानपानामुळे ते झालेलं आहे. त्याच्यामुळे कफ वाढलेला असतो, म्हणून शुगर वाढलेली असते. अशा वेळेस जर योग्य तज्ञाच्या अंडर जर त्यांनी कफ बाहेर काढला तर बॉडीत अनवॉन्टेड जे काही कफ साठलेला असतो तो बाहेर पडतो. त्या ज्या कॉम्प्लिकेशन म्हणून जे काही सर्क्युलेशन हॅम्पर होत असतं डायबिटीसच्या पेशंटचं, मायक्रो सर्क्युलेशन, ते सुद्धा रिलीज व्हायला मदत चांगल्या प्रकारे होऊ शकते. तर त्या पद्धतीने जे समजा स्किन डिसीज ज्यांना आहे त्यांनी आवर्जून विरेचन घेतलं पाहिजे शिशिर ऋतूमध्ये, जिथे जे आपण सांगितलं त्या पद्धतीने. तर प्रत्येकाच्या आजारानुसार ते पंचकर्म त्यांनी इम्पॉर्टंट आहे ते करूनच घेतलं पाहिजे. पण सामान्य व्यक्तीनेही हे पंचकर्म का करावं, तर बॉडी फिटनेस मेंटेन ठेवण्यासाठी, आणि हे ते ऋतुचर्या पालन करू शकतात. फक्त गर्भिणी जे आहे माता, त्यांनी जे काही आहार विहार बाकीच्या गोष्टी जे सांगितलेल्या आहेत तशा प्रकारे त्या ऋतूमध्ये त्याचे फ्रूट खाणे, त्या प्रकारच्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करणे, कधी झोपावं कधी नाही, या सगळ्या गोष्टी जर गर्भिणी करेल तर ती स्वतः आणि स्वतःच्या बाळाला सुद्धा एक सुदृढ आणि सक्षम ठेवू शकेल. येस, थँक्यू. येस, थँक्यू सर. अजून कोणी आहे आपला फीडबॅक किंवा? शिल्पा मॅम आहेत बघा सर, शिल्पा मॅम. यस, शिल्पा मैम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आवाज आ रही है सर? यस सर, यस मैम. तो बहुत ही अच्छा टॉपिक हुआ आंसर का, मतलब थैंक यू. एक बहुत छोटा सा वर्ड होगा सर के लिए, क्योंकि इतना अच्छा डिलीवर किया है सर ने. सर इसके रिगार्डिंग आपने जो ब्लड डोनेट का पूछा था उसके बारे में एक मेरा क्वेश्चन है, तो मैं वो पूछना चाहती हूँ सर. मुझे थायराइड से क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकती हूँ क्या? यस, बिल्कुल. हमें सवाल आता है कि किया जाए या ना किया जाए. यस, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थायराइड में ब्लड डोनेट करना नहीं, ऐसे किसी ने बताया नहीं है. थायराइड ये खाली एक तात्पुरता, जैसे बोलते हैं ना हार्मोनल इम्बैलेंस का ये प्रॉब्लम रहता है, तो उसका ब्लड डोनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता. खाली शुगर के पेशेंट या बाकी जिनमें कुछ डिसीजेस रहते हैं अलग अलग, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, बाकी ये सब नहीं ले सकते. हीमोग्लोबिन जिसका कम है और जो गर्भिणी माता है वगैरह बाकी है तो वो नहीं कर सकते. खाली बाकी थायराइड वाले ले सकते, कोई दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. थैंक यू सो मच सर. और जो आपने अभी मकर संक्रांति का भी महत्व बताया है, तो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने सच में हर एक चीज में क्या खाना है उस हिसाब से बताया था. उसी तरह से आपने भी बहुत उससे भी बहुत अच्छा नॉलेज दिया है. थैंक यू सो मच. थँक यू शिल्पा मॅडम. थँक्यू शिल्पा मॅडम. यानंतर कोणाचा हँडरेज आहे? येस मॅम, व्हिडिओ ऑफ आहे. यस, यस, गुड मॉर्निंग. आवाज येतोय? हो, येतोय. येस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आजचं वर्कआउट खूप सुंदर झाले आहे. होस्टिंग तर खूप छान झालेली आहे. खूप सुंदर होस्टिंग केली आहे संकेत सरांनी आज. आणि आनंद सराबद्दल तर बोलायची काही गरजच नाही, कारण काल एवढं डिलिव्हर केलेलं आपल्याला सेशन त्यांनी इतकं सुंदर, आणि त्यानंतर आज लगेच एवढं ऋतुचर्या, एवढं सुंदर आज सेशन म्हणताच येणार नाही याला. मी तर कालच सांगितलं की अगदी जीवनाचं सार सांगतात प्रत्येक गोष्टी सर, म्हणजे कसं जीवन जगावं हेच प्रत्येक वेळेस सांगत असा सर. आणि आपल्याला एक चांगले माणसं आपण घडवतायत सर. आपल्याला आपल्या या फॉर्मवर म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं माणूस घडवणं फार महत्वाचं असतं, तर ते इथं ते घडवतात. बाकीच्या गोष्टी तर आपण शिकू करू, पण खूप सुंदर अशा पद्धतीनं सर डिलिव्हरी करतात प्रत्येक सेशन. अमेझिंग सेशन सर, खूप थँक्यू. आम्हाला खूप छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्याचं महत्व नसतं, म्हणजे प्रत्येक गोष्टी करतो आपण पण त्याचं प्रत्येक गोष्टीचं महत्व माहिती नसतं. पतंग उडवण्याचं, दिनचर्याचं, मीच माझा डॉक्टर कसा असावा त्याच्याबद्दल किती सुंदर, म्हणजे पॉइंट सांगणं खूप अवघड आहे, कठीण आहे. काय काय तुम्ही सांगितलं ते
कारण खूप अमेझिंग सेशन घेतलेलं आहे सर. थँक्यू व्हेरी मच. असंच आम्हाला डिलिव्हर करत राहा सेशन आणि खूप सुंदर सुंदर आम्हाला घडवा तुम्ही. येस, रिअली थँक्यू सो मच अनुभव मॅम. एकदा सगळ्यांतर्फे आनंद सरांचे मनापासून आभार, खरोखरच आभारच मानायला पाहिजे इतकं छान आभारच नॉलेज मानायला डिलिव्हर पाहिजे खरंच. केल्याबद्दल. आणि आज अनुपमा मॅडमने कौतुक केलं की मला खूप बरं वाटतं. असं काही नाही सर, शाळेमध्ये टीचरनी कौतुक केल्यावर कसं बरं वाटतं, तसं एकदम ते विद्यार्थ्याला एकदम छान वाटतं अशा प्रकारे. असं काही नाही सर, असं कौतुकाचे शब्द बाहेरच पडतात. तुम्ही एवढं आम्हाला डिलिव्हर सुंदर पद्धतीने करतात तर तुमचा हक्क बनतो तो की तुमचं कौतुक करणं. अगदी हक्क आहे तुमचा. येस, कौतुकाने विद्यार्थी बिघडतात. येस, थँक्यू. येस, आम्ही घडतोय तुमच्या मार्गदर्शनाखाली. ते फार महत्वाचं आहे. असं कुठे येस बिलकुल. आणि आज संध्याकाळी 5 वाजता जे आपलं हॅपी टू हेल्प आहे ते मराठीत आहे. सो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही लिंक पोहोचवायची आहे. रिजनल लँग्वेज मध्ये असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती हे सेशन डेफिनेटली समजू शकेल. आपला चहा आणि नाश्ता नेमका शरीरावर कसं काम करतो हे आपल्याला आज कळणार आहे. येस, सो आपण पुढच्या फीडबॅक्स कडे जाऊया. भाग्यश्री मॅम. गुड मॉर्निंग. माझं नाव भाग्यश्री देशमुख आहे. मी या फोरमशी 5 ते 6 महिन्यापासून जोडलेली आहे आणि मला आज बोलण्याची आनंद सरांनी एवढ्या छान प्रकारे टॉपिक डिलिव्हर केला आहे की मी रोखू शकले नाही स्वतःला बोलण्यापासून. तर मी सांगू, आज मला हे समजलं की आपले मेंटॉर्स त्यांना सिंगम का म्हणतात. त्यांना सिंगम म्हणण्याचं काय कारण आहे, म्हणजे थोडक्यात म्हणायचं झालं तर त्यांची जी मल्टी टॅलेंटेड पर्सनॅलिटी आहे ते मला आज दिसून आली आणि ते मी बोलण्यापासून मी आज स्वतःला रोखू शकले नाहीये. आणि मी या फोरमशी 6 ते 7 महिन्यापासून जोडलेली आहे, पण मी खूप कमी प्रमाणात बोलते. म्हणजे मी असते अटेंड, पण मी स्वतःला म्हणजे तेवढं प्रेझेंट करू शकत नसल्यामुळे मी जास्त येत नाही ऑनलाईन. पण मी सगळे सेशन्स वगैरे अटेंड करते. पण आजचं जे त्यांनी टॉपिक सांगितलेलं आहे ते खूप छान प्रकारे सांगितलेलं आहे. जे आपण लहान असताना स्कूलमध्ये जे शिकलंय ते परत आज आपल्याला सगळं काही ऋतूबद्दल आपल्याला समजलेलं आहे. आणि मी आनंद सरांना थँक्यू म्हणते, खूप थँक्यू. जे त्यांनी आज जे टॉपिक डिलिव्हर केलेला आहे त्यापासून खूप काही शिकण्यासाठी मिळालेलं आहे. थँक्यू सो मच आनंद सर. येस, थँक्यू भाग्यश्री मॅडम. आपण याच गोष्टी आपल्या फोरम कडनं आपल्याला शिकायला नेहमी मिळतात की जसं आनंद सरांची एनर्जी आहे की अर्ध्या रात्रीत ते टॉपिक वेगळा नवीन आपल्यासाठी तयार करू शकतात आणि चांगल्या पद्धतीने मांडू शकतात. तर हीच गोष्ट आपल्याला सुद्धा आपल्यामध्ये कशी डेव्हलप करता येईल, हळूहळू आपण जसं फीडबॅकच्या स्वरूपामध्ये बोलायला लागू तसं तुम्ही आज सुरुवात केलेली आहे आणि पुढे चालून आम्हाला प्रत्येक वेळी तुम्हाला ऐकायला सुद्धा आवडेल. तुम्ही सुद्धा या प्रोसेस मध्ये तुम्ही पण सहभागी व्हा आणि तुम्ही व्हाल अशी खात्री सुद्धा आहे, कारण तुम्ही आज खूप छान पद्धतीने फीडबॅक दिलेला आहे. तर आनंद सरांना यावरती काय म्हणायचं आपण आनंद सरांकडनं ऐकूया. जर आनंद सर. येस. हा, कशा संदर्भात सर, मला लक्षात नाही आलं. भाग्यश्री मॅडम आज पहिल्यांदा आपल्याशी 6 महिन्यामधून पहिल्यांदा त्यांना बोलावंसं वाटलं. तर ह्या पाठीमाग केवळ जे आपले संस्कृतीचं ज्ञान आहे ते ज्ञान त्यांना आतमध्ये जाऊन त्यांना ते मुरलं. कुठं ना कुठं ते बीज, त्यांना भारतीय संस्कृतीबद्दलची आत्मीयता त्यांच्यामध्ये होती आणि हे ज्ञान त्यांना आल्यानंतर ते बीजाचं रूपांतर एकदम कुठल्या तरी अंकुरामध्ये झालं आणि आज पहिल्यांदा ते 6 महिन्यातून पहिल्यांदा प्रेझेंट झाले. हे सगळं श्रेय त्या ज्ञानाला जातं. त्या ज्ञानामुळे त्यांच्यामध्ये जे काही अष्टसात्विक भाव निर्माण झाले आणि त्यातून त्यांना जो आत्मविश्वास निर्माण झाला त्यामुळे ते बोलू शकले. तर हे सगळं श्रेय ह्या ज्ञानाचं आहे. त्या ज्ञानामुळेच त्यांना ही ऊर्जा आणि ही निर्माण झाली. भारतीय संस्कृतीला हे श्रेय आपण द्यायला पाहिजे असं मला वाटतं. यस, थँक्यू. ज्ञानाबरोबरच मी तुम्हाला पण माझं श्रेय देण्याचं माझं सौभाग्य म्हणेन मी, थोडक्यात सांगायचं झालं तर. कारण की खूप छान प्रकारे झालेला आहे. या पहिले पण मी खूपदा ऐकले, पण मला खूपदा असं बोलण्याची इच्छा व्हायची, पण काही कारणामुळे ते राहूनच जायचं. पण आज मी स्वतःला रोखू शकले नाही.
इवन माझे हस्बंड आता ऑफिसला गेलेत. मी म्हंटल त्यांना की मी बाहेर बाय करायला येणार नाहीये, थोडं मला बोलायचंय, आपण नंतर बोलू, एवढं बोलले मी आणि आतमध्ये आले मी मला बोलण्यासाठी. येस, थँक्यू. आणि इथे मी जाणीवपूर्वक सांगण्याचे एक ही करतो की प्रत्येक व्यक्ती हा सामान्यच असतो. जसं एखादं गाढव रस्त्याने चाललेलं असतं आणि जर त्याच्या पाठीवर काही देवादिकांचे काही फोटो टाकलेले असतील तर प्रत्येक जण त्या गाढवाला नमस्कार करतं. पण ते नमस्कार त्या गाढवाला नसतो, त्याच्या ठिकाणच्या जे त्याच्यावर असलेलं ते जे काही देवादिकांचे फोटो असतात ते त्याला असतात. तर प्रत्येक नमन किंवा जे कोण जे काही व्यक्त होण्याचा प्रयत्न करतो तो त्या ठिकाणी त्या विद्येचा तो आदर असतो, सत्कार असतो. बाकीचे आपण सांभाळलेत असतो, तो सत्कार त्या विद्येलाच अर्पण करायचा आणि आपण पुन्हा मुक्त होऊन बाजूला व्हायचं. येस, थँक्यू मॅडम. थँक्यू सो मच. आणि मी हे पण सांगेन, माझं या 6 महिन्यामध्ये 9 ते 10 किलो वेट लॉस पण झालेला आहे. मी 6 महिन्यापूर्वी मी वेट लॉस साठी आलेली होते, त्यामध्ये माझं 9 to 10 kg वेट लॉस झालेला आहे आणि त्याबरोबर बॅड फॅट पण गेलेला आहे. या फोरमशी जुळल्यानंतर मला समजलं की काय काय शिकायला मिळतं ते. मी हर्षद सर आणि भाग्यश्री मॅडमला सुद्धा थँक्यू म्हणेन आणि माझे जे कोच आहेत नागमणी मॅडम आणि सिनियर कोच डॉक्टर विनया मॅम, त्यांना पण थँक्यू म्हणू इच्छिते मी. येस, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच. छान सुंदर असा रिझल्ट आहे. तुम्ही प्रत्येक वेळी आता बोलते व्हा, आता पडद्या मागे थांबण्यापेक्षा पडद्याच्या वरती तुम्ही प्रत्येक वेळी आता दिसाल अशी तुमच्याकडनं अपेक्षा आहे. येस, थँक्यू. खूप छान फीडबॅक. चला, यानंतर हँडरेज आहे शुभांगी मॅडम. शुभांगी मॅडम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सकाळचं जेवण खूप छान झालं, मला सांगा वाटलं. मी कधीच जास्त बोलत नाही, पण मला वाटतंय की आपल्या घरात दिनचर्या पैकी आणि ऋतुचर्यापैकी सगळे सणवार जे आहेत ते आपल्या आचरणात आणले पाहिजेत आणि त्यामुळेच आपलं बेनिफिट आहे हे सरांनी खूप छान समजावून सांगितलं. खूप खूप छान. कसं आहे माहितीये का, आता आपण बँकेत मध्ये बॅलन्स साठवत जातो, पण आपल्याला ऋतुचर्या किंवा आपले सणवार काय आहेत हे आपल्याला माहित नसतं आणि लक्ष पण देत नाही. आणि धावपळीच्या जगामध्ये पैशाच्या मागे पळायला लागलो आपण. पण आपण ह्या सगळ्या गोष्टी पण आत्मसात केल्या पाहिजेत आणि वेळोवेळी सर तुम्ही सांगून देतात. तुमचं मेडिटेशन पण खूप छान असतं, खूप रिलॅक्स वाटतं आणि त्याचबरोबर तुमचं सेशन पण खूप छान असतं, खूप छान माहिती मिळत असते. एवढंच सांगायचं होतं मला. धन्यवाद सर. येस, थँक्यू. थँक्यू मॅडम. येस, थँक्यू मॅडम. आपण आपल्या सणांचं महत्व राखलं पाहिजे आणि आपल्या आरोग्याची सुद्धा आपण तितकीच काळजी केली पाहिजे. हे आपल्याला या फोरमच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांना प्रत्येक वेळी वेळोवेळी आपल्याला हे कळत राहतं आणि आपण ते त्या पद्धतीने आचरणात आणण्याची आपण सवय आपल्याला लावून घेतो आहोत. यानंतर शिवगंगा मॅडम. येस. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल. सरांना मी खूप खूप धन्यवाद बोलेन. सरांनी याचं सेशन एवढं खूप छान घेतलं, कारण आपण जर आजारी पडलो तर आपण डॉक्टरांकडे गेलो तर आपल्याला एवढी छान माहिती डॉक्टर कधीच देत नाहीत. आपण पैसे देऊन आपल्याला एवढी व्यवस्थित माहिती भेटत नाही, तेवढी फुकट आपल्याला पूर्ण माहिती मिळाली. आणि सर काय एवढं छान सेशन घेतात ना, सर बोलायला की असं वाटतं की त्यांचं ऐकतच राहावं, कधी त्यांचं बोलणं संपूच नाही असं वाटतं. एवढं छान सर सेशन घेतात. सर तुम्ही असंच वेळोवेळी आम्हाला सगळ्यांना प्रत्येक वेळेस मार्गदर्शन करावं एवढीच माझी इच्छा आहे आणि तुमच्यासारखं कॉन्फिडन्स आमच्यात यावा आणि आम्हाला पण तुम्ही असं शिकावं की कॉन्फिडन्स येण्यासारखं, एवढी मी तुम्हाला विनंती करेन. खूप खूप चांगलं सेशन झालं सर. खूप धन्यवाद सर. येस, थँक्यू. थँक्यू शिवगंगा मॅडम. शिवगंगा मॅडम हे खूप कष्टाळू अशा आहेत, कारण आमच्या उपजिल्हा रुग्णालय परंडा येथे ते चांगल्या आमच्या भगिनी म्हणून काम करतात, सिस्टर म्हणून काम करतात त्या, आणि खरोखर त्याचं अमेझिंग ट्रान्सफॉर्मेशन खरोखर खूप छान आहे. डिवोटेड वर्क करतात, रात्रंदिवस काम, त्यानंतर घर संसार सांभाळणं, ह्या सगळ्या गोष्टी खूप अवघड जातं, तरी सुद्धा त्यातनं त्यांनी एक जबरदस्त स्वतःचा हेल्थ गोल अचीव्ह केलाय आणि एक आयडियल पर्सनॅलिटी आहे. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू मॅडम.
यानंतर आपण जाऊयात प्रमिला मॅडम. येस. गुड मॉर्निंग. माझा आवाज येत आहे सर? हो येतोय. आज आनंद सरांनी खूप छान माहिती दिली, म्हणजे आपल्या जीवनाचं सार सांगितलं, म्हणजे आपण हेल्दी आणि हॅपी कसं राहायचं आयुष्यभर. यांनी खूप सुंदर माहिती दिली. सर तर नेहमीच आपल्याला वेळोवेळी माहिती मार्गदर्शन म्हणजे डेली सांगत असतात आपण कसं जगायचं. आणि हे तर आपल्या म्हणजे आपल्या फोरमचे गुरु आहेत आणि ते आपल्याला वेळोवेळी माहिती देत असतात. त्यांच्यामुळेच हे फोरम खूप छान माहिती डिलिव्हर करत राहतात. सर आपल्याला वेळोवेळी माहिती देतात आणि रमा मॅम पण यांच्यामुळेच चांगला फोरम चालत आहे आपल्याला आणि खूप वेळोवेळी मार्गदर्शन करत असतात, जीवनाचं सार सांगतात, जीवन कसं जगायचं, आयुष्यभर कसं हेल्दी आणि हॅपी राहायचं याबद्दल सरांनी खूप सुंदर मार्गदर्शन केलं. थँक्यू सर, थँक्यू. आणि आपले खूप मोठे गुरु आहेत हे आपल्यासाठी जीवनाचे सार, जीवन जगायची कला खूप सुंदर सांगतात त्याला. आणि आपण हेल्दी आणि हॅपी कसं राहू आयुष्यभर हे खूप सुंदर माहिती आपल्याला डिलिव्हर करत असतात सर. थँक्यू. येस, थँक्यू प्रमिला मॅडम. आम्ही गुरु वगैरे काय नाही, फक्त जे कसं असतं की जे आपल्या संस्कृतीमध्ये सांगितलंय ते आम्ही बैलासारखं ते वाहतो आणि आपल्या समोर आणून टाकतो, एवढंच फक्त आम्ही काम करतो, बाकी दुसरं काहीच नाही. येस, थँक्यू प्रमिला मॅडम. आणि आनंद सर नेहमी आपल्याला ज्या काही गोष्टी त्यांना माहिती आहेत त्या आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे आपण जर ज्ञानाचा जो साठा आहे हा वाटल्यानंतरच तो वाढत असतो. ही जी काही गोष्ट आहे ती प्रत्येक वेळी आपल्याला आनंद सरांकडून आपल्याला अगदी नम्रपणे ते जरी सांगत असले त्यांचा तो मोठेपणा आहे की त्याला कुठल्या गोष्टीचं श्रेय ते न जाता ते आपल्या सर्वांचं आहे असं ते आपल्याला सांगतात. त्यांचा मोठेपणा आहे खरं तर. आणि त्यांच्या या ज्ञानाच्या साठ्याचं भांडार हे सतत आपल्यासाठी उघडं असतं. त्यामुळे आपण सर्वजण भाग्यशाली आहोत की आपल्याला आनंद सरांसारखे छान स्पीकर आपल्याला प्रत्येक वेळी आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी उपलब्ध होतात. आणि एवढे मोठे डॉक्टर असताना सुद्धा ते सुद्धा आपल्याशी एवढं आपल्या आपुलकीनं सर्वांपर्यंत सगळ्या गोष्टी पोहोचवतात. बाहेर कुठे जायचं म्हणलं तर आपल्याला त्यासाठी शुल्क मोजावं लागतं, पण या ठिकाणी आपल्याला डॉक्टर आनंद मोरे सर एवढ्या तन्मयतेनं तळमळीनं सगळ्या गोष्टी आपल्यापर्यंत पोहोचवतात. तर याचा नक्कीच फायदा आपण सर्वांनी या गोष्टीचा सोनं करून घ्यावं अशी मी प्रत्येकाला विनंती करतो. आणि जर आता कोणाचं हँडरेज जर नसेल तर आपण आजच्या या दिवसाचे समारोप एक छानसं गाणं लावून आपण करणार आहोत. परत एकदा कोणाला काही हँडरेज करायचं असेल तर त्यांनी एका मिनिटाचा वेळ आपण घेऊयात. हँडरेज कोणाला करायचा असेल तर हँडरेज करावा, नाहीतर आपण मग समारोपाकडे जाऊया. येस, कोणाचं हँडरेज दिसत नाहीये तर हर्षद सरांना विनंती करतो की एक छान असं गाणं आपण या कॉलचा शेवट करूया. येस. ऋतू हिरवा ऋतू बरवा ऋतू हिरवा ऋतू बरवा पाचूचा वनी रुजवा पाचूचा वनी रुजवा हिरवा ऋतू हिरवा ऋतू बरवा ऋतू हिरवा ऋतु बरवा युगविरही हृदयावर युगविरही हृदयावर सरसरतो मधुशिरवा ऋतु हिरवा ऋतु बरवा ऋतु हिरवा ऋतु बरवा.
भिजून उन्हे चमचमती भिजून उन्हे चमचमती नितळ निळ्या अवकाशी नितळ निळ्या अवकाशी मधुगंधी तरल हवा हिरवा ऋतू बरवा ऋतू हिरवा ऋतू बरवा येस, खूप छान अशा गाण्यांना आपण आज समारोप केला आहे. परत एकदा आठवण करून देतो की आज संध्याकाळी 5 वाजता आपलं हॅपी टू हेल्प असणार आहे, मराठीमध्ये आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना आपल्याला इन्व्हाइट करायचं आहे, त्यांना लिंक शेअर करायची आहे. आणि त्याचबरोबर 13 तारखेला डॉक्टर सुधीर सरांचं स्टुडंट मेमरी मेथड्स पार्ट 1 अँड पार्ट 2 असं स्टुडंट्स आणि पॅरेंट्स साठी सुद्धा सेशन होणार आहे. तर त्याची सुद्धा लिंक सर्वांनी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवायची आहे. चला, ओके, चलो, थँक्यू व्हेरी मच, बाय बाय. भेटूया संध्याकाळी 5 वाजता. येस, बाय.